ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आज बेसिकली फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का जो जर्नी चल रहा था, उसमें थोड़ा सा करीब करीब कंक्लूजन्स में आ गए हैं, बिकॉज हम लोग इक्विटी कॉस्ट कैलकुलेट करना काफ़ी सीख गए हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ वो बाद में करेगा, डोंट वरी। लाइक प्रीति, ऋषभ, प्रीतम, आप लोग। बाकी आज तो सिर्फ शंकर जी है और रोशनी, प्रिया, ज्योति, ये लोग कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी टॉपिक तो कंप्लीट करना है, तो आज बात करेंगे बेसिकली मल्टीपल ग्रोथ डिविडेंड पे। मतलब ऐसा भी कंपनीज होते हैं जिसका ना डिविडेंड मल्टीपल ईयर वाइज ग्रोथ होता है, ठीक है। तो पर ईयर अगर मल्टीपल ग्रोथ लेता है किसी कंपनी का डिविडेंड, तो उसका ट्रीटमेंट या कैलकुलेशन या उसके थ्रू से कंपनी का वैल्यूएशंस करना या स्टॉक का वैल्यूएशंस करना कैसे होता है, वो एक बेसिकली इंटरेस्टिंग इश्यूज है मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम पे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको लिखते हुए जैसे समझते हैं ना, केस स्टडीज क्वेश्चंस वगैरह करते हुए, तो वैसी तरह से हम लोग इसको फिर से चालू करते हैं। तो एक काम करते हैं, जस्ट ए मिनट, मैं एक बार बोर्ड थोड़ा ऑन कर लूँ। अच्छा, बोर्ड तो रेडी है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके। तो एज पर आवर क्वेश्चन पैटर्न, मतलब जिस तरह से हम लोग ये नोट्स लिखते आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, सबको स्क्रीन शो हो रहा है ना, मतलब ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा सा किसी किसी को दिक्कत होगा, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बट नेक्स्ट क्लास से दिक्कत नहीं होगा सर, बिकॉज आज टॉपिक जो है ये एंड हो रहा है। अच्छा, तो फिर केस 3 है, ये चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो केस 3 जो एरिया चल रहा है, दैट इज़ मल्टीपल, मतलब ये केस 3 एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का केस 3 नहीं है, ये केस 3 डीडीएम का केस 3 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड केस 3 जो है वो डीडीएम का, मतलब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसको प्यार से कहा जाता है डीडीएम। मतलब ना इक्विटी कॉस्ट, मतलब ये जो इक्विटी शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है, ठीक है। कि अगर किसी कंपनी मल्टीपल ईयर में मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम डिविडेंड देता है, लाइक मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम बहुत सारे कंपनीज है रियल लाइफ में, आईटीसी जैसा कंपनीज है, कोल इंडिया जैसे कंपनीज है, इसका डिविडेंड बहुत अच्छा होता है, बहुत डिविडेंड के लिए जाने जाते हैं ये सब कंपनीज, कैश रिच कंपनीज है। और भी है, मैं बस एक दो एग्जांपल से अभी यूज़ किया। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये मॉडल में हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, लाइक केस 1 हो चुका है, ठीक है, जिसमें मतलब डीडीएम का नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बात हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग डीडीएम का कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम, नॉर्मल ग्रोथ, फिर कांस्टेंट ग्रोथ, एंड उसके बाद अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, केस 3। केस 1 हो गया है, केस 2 भी हम लोग कर लिए हैं, एंड केस 3 में बात करने जा रहे हैं आज, दैट इज मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम। मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम, तो ये मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम किस तरह का कंपनी के साथ होता है, ये मेनली चर्चा का विषय है। ओके, मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ, पहले आप एग्जाम्पल लिखिए, फिर मैं एक एक करके बात बढ़ाऊंगा। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर ऑफ ₹20। एक्स लिमिटेड कितना डिविडेंड पे कर रहा है? 20 करके, फॉर द ईयर just ended, for the year just ended. Dividend per share DPS is expected, DPS is expected to grow at 40% per annum, 40% per annum for 3 years. Beyond 3 years, beyond 3 years growth, beyond 3 years growth rate
growth rate will be 4% per annum forever if equity capitalization rate if equity capitalization rate is 14%, equity capitalization rate is 14%, find the value of the share, find the value of share. जैसे थोड़ा सा प्रीतम या ऋषभ को थोड़ा सा ऐसे दिक्कत होगा, सर ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यस थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी इतना समझ लो कि शेयर का वैल्यूएशन निकालने जा रहे हैं। शंकर जी क्वेश्चन को एक बार देखिए, एक्स लिमिटेड पे कर रहा है डिविडेंड पर शेयर ऑफ ₹20 फॉर द ईयर जस्ट एंडेड, मतलब जो ईयर करेंटली खत्म हुआ है। डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। बियॉन्ड 3 ईयर्स ग्रोथ रेट विल बी 4% पर एनम। 3 साल के बाद 4% करके डिविडेंड का ग्रोथ बताया जा रहा है फॉर एवर, जितना दिन तक कंपनी जिंदा रहेगा, मतलब जब तक कंपनी का बिजनेस रहेगा तब तक कंपनी 4% पर एनम फॉर एवर के बेसिस पे डिविडेंड को ग्रो करेगा। ऐसा कंपनी का हालत देख के समझ में आ रहा है। इफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 14%, अगर कंपनी का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, अब अगर इस पॉइंट में थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हम लोग कॉमर्शियल वर्ल्ड में, स्पेशली फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये वर्ड, इक्विटी कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर को मार्केट से, एक्चुअली शेयर मार्केट से कंपनी पैसा उठाते हैं, जो भी कंपनी शेयर मार्केट से पैसा उठाता है वो बेसिकली क्या शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है। तो उस इक्विटी शेयर को उठाने के लिए कंपनी का एक खर्चा होता है, तो वो जो भी कंपनी उसके लिए पे करता है, शेयर होल्डर को जो भी रिटर्न देता है, जो भी डिविडेंड प्रोवाइड करता है, उसको मार्केट में लाने के लिए जो भी फ्लोटिंग होता है, वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आ जाता है। बेसिकली अगर कंपनी को 1 करोड़ चाहिए, 600 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, तो उसके बदले कंपनी का एक कॉस्ट है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेट मतलब सिंपल है, अगर कंपनी 1 लाख मार्केट से उठाता है तो फिर कंपनी को उसके पीछे 14% का खर्चा है, दैट इज 100 रुपये में 14 पैसा, दैट मीन्स 1 लाख पे करीब 14,000 का खर्चा है, सिंपल बात है। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है, मतलब जैसे रेट बता के रखा है 14%, दैट मीन्स इक्विटी का जो कॉस्ट है, मार्केट से इक्विटी का थ्रू से जो कैपिटल जुगाड़ करना होता है, सिंपल बात है कि कभी भी किसी भी कंपनी का हम लोग शेयर लेते हैं तो कंपनी को वो शेयर के बदले रिटर्न भी देना पड़ता है। ऐसे ही नहीं, यहाँ रिटर्न देना मैंडेटरी नहीं है, वी नो रिटर्न देना मैंडेटरी नहीं है, इसके बारे में हम लोगों को तो ऑब्वियसली पता है। जैसे अगर मैं रिलायंस का शेयर के बारे में बात करूँ या कोई भी कंपनी का शेयर हम लोग देख सकते हैं, तो रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और रिलायंस हमें बदले में वैल्यू गेन होना अलग बात होता है, वैल्यूएशन गेन मतलब वो कैपिटल गेन है। आप एक तरह का स्टॉक चूज किए जिसका बिजनेस बढ़ रहा है तो वैल्यू गेन हो रहा है, वैल्यू गेन इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिविडेंड मिलता है, जो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के कारण आप कंपनी का क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो, और शेयर होल्डर बनने के बाद आपको कंपनी डिविडेंड देता है, जो अपना प्रॉफिट का पार्ट आपको देता है। तो उसी डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंपनी के शेयर के वैल्यू के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बस अभी थोड़ा सा मल्टीपल ग्रोथ रीडीएम का जो कॉन्सेप्ट है कि पहले 40% फिर 4%, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझने का कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा बात को आगे बढ़ाते, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिकल बातें और थोड़ा बढ़ाएंगे। স্যার ওই লাস্টের লাইনে ওটা কি মানে ফাইন্ড দা তারপরে কি বললেন? फाइंड दी शेयर वैल्यू, वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब ये जो कंपनी है इसका शेयर का वैल्यू क्या होगा, इसका शेयर का वैल्यू क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। डिविडेंड का डेटा दे दिया, डिविडेंड का ग्रोथ दे दिया, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। इक्विटी कॉस्ट दे दिया, बस तुम्हें पूछ रहा है कि आप कंपनी का शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, सिंपल, शेयर का वैल्यू क्या होगा, यही हमें पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक पहले थोड़ा माइंड मैप बिल्ड कर लेना चाहिए, पहले थोड़ा माइंड मैप बिल्ड कर लेना चाहिए। प्रीतम ऋषभ को मैं जरूर बोलूँगा कि सर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा, स्टोरी समझ में आएगा, बट एग्जैक्टली समझने में थोड़ा दिक्कत लगेगा, बिकॉज आप लोगों का प्रीवियस क्लास मिस है फॉर सम रीज़न में भी, बट फिर भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ज़ीरो पहले ड्रॉ कर लो एक बार, हाँ, 0 1 2 3, ओके, 0 1 2
3, ये 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करो 4 और यहाँ कर लो 5। अच्छा, इसमें एक काम कर लेना चाहिए, ये एरिया को थोड़ा सा डिवाइड कर लो। ये जो 3 तक का जो एरिया है ना, इसके बाद एक लाइन, एक लकीर लगा दो, लकीर खींच दो एक। इसका मतलब है 2 स्टेज में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले को बता रहा है सर स्टेज 1, जिसमें ग्रोथ कितना है शंकर जी? पहला स्टेज में ग्रोथ कितना है? 40%। 40%। और सेकेंड स्टेज में ग्रोथ कितना है? 4%। 4%। तो फर्स्ट स्टेज में कंपनी का ग्रोथ है, ऐसा तो हो ही सकता है कि कंपनी का पहला स्टेज में डिविडेंड थोड़ा सा हाई रेट में कंपनी डिक्लेयर कर रहा है, फिर सेकेंड स्टेज में कंपनी का डिविडेंड डिक्लेरेशन का रेट थोड़ा सा हल्का हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कंपनी करते भी हैं। तो ग्रोथ पहला स्टेज में थोड़ा हाई है तो 40% का ग्रोथ दिख रहा है। सेकेंड स्टेज में ग्रोथ है 4% का, जिसको हम लोग स्टेज 2 के हिसाब से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये जो 0 ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर है। कंपनी क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर में हमें डिविडेंड दे रहा है D1, सेकेंड ईयर में हमें डिविडेंड दे रहा है D2, थर्ड ईयर में हमें डिविडेंड दे रहा है D3, फोर्थ ईयर में हमें डिविडेंड दे रहा है D4 एंड फिफ्थ ईयर में हमें डिविडेंड दे रहा है D5। लेकिन ये 4% का एक केस क्या है, 4% के केस में कंपनी बोल रहा है कि 4% करके डिविडेंड तो हम जिंदगी भर देंगे जब तक कंपनी जिंदा रहेगा। मतलब वो बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो जब तक बिजनेस रहेगा कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड इनफाइनाइट डेज तक, मतलब इनफाइनाइट ईयर्स तक देता जाएगा, ये कंपनी का कहना है। 4%, इसीलिए ग्रोथ का रेट भी बड़ा कम रखा गया है, 40% करके नहीं दे सकता, तो इसलिए 4% रखा गया है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, हम लोगों को क्या करना है, जब 40% के रेट में कंपनी का ग्रोथ होता है तो उसका हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। D2 का मतलब जो डिविडेंड हमें 1 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू, ये सब प्रेजेंट वैल्यू में जा रहे हैं। डिविडेंड जो हमें सेकेंड ईयर के बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू, डिविडेंड जो हमें थर्ड ईयर के बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू, हर चीज़ का हमें आज में ट्रांसफर करना है। ये स्टेज 1 है, ठीक है। स्टेज 1 का टूडेज वैल्यू हमें चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्टेज 1 का वैल्यू, स्टेज 1 का पीवी बोलो आप, ठीक है। और D4 का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट में, D4 का भी इक्वल कॉन्सेप्ट में इसका भी चाहिए, बट दोनों का रेट तो अलग है ना। D5 का भी सिमिलरली इनफाइनाइट लेवल तक जितना जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 2 का प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि D3 P3 सॉरी प्राइस, हाँ प्राइस इक्वल्स टू, प्राइस इक्वल्स टू, प्राइस इक्वल्स टू, एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। प्राइस इक्वल्स टू, हाँ P3 इक्वल्स टू D4, हाँ P3 ठीक ही है, प्राइस इक्वल्स टू P3 क्यों है मैं बताता हूँ। P3 इक्वल्स टू D4 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। P3 इक्वल्स टू D4 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। ऐसा क्यों किए, आई विल डिस्कस, डोंट वरी, बताता हूँ। एक सेकेंड, अब ये जो RE माइनस G, ये सब तो शंकर जी को समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, बाकी लोगों को थोड़ा ज़रूर दिक्कत होगा, बट फिर भी सुनते जाओ, अभी बाद में कनेक्ट हो जाएगा। स्टेज 1 कनेक्ट हो जाएगा सर, एकदम चिंता नहीं। हाई ग्रोथ पीरियड, स्टेज 1 कंपनी का क्या है, हाई ग्रोथ। यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मज़ा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत टफ है और कभी कभी लगता है बड़ा इजी है। हाई ग्रोथ पीरियड, हाई ग्रोथ पीरियड, हाई ग्रोथ पीरियड में क्या हुआ, कंपनी का पहला 3 साल, फर्स्ट 3 इयर्स, है ना। कंपनी का पहला 3 साल को कंपनी का हाई ग्रोथ पीरियड बोल सकते हैं, हाँ। क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पहला 3 साल जो है कंपनी का, वो कंपनी का हाई ग्रोथ पीरियड है, ऐसा कहना क्या खराब होगा? हाँ शंकर जी, अगर हाँ हम बोल लोग सकते हैं, बोल सकते 40% हैं, ग्रोथ। हाँ बिकॉज ग्रोथ रेट हाई है, डिविडेंड भी हाई रेट पे दे रहा है, तो ये कंपनी का पहला जो
एरिया है हाई ग्रोथ पीरियड है, जिसको हम लोग फर्स्ट 3 साल में डिनोट कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशंस बड़ा सिंपल इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ईयर्स प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ईयर्स डिविडेंड एंड प्रेजेंट वैल्यू क्यों प्रेजेंट वैल्यू में ट्रांसफर करना पड़ता है? बिकॉज किसी भी चीज़ को आज में खड़े होके समझना जितना आसान होता है ना, फ्यूचर हम लोग सोचते हैं कि फ्यूचर देख लेंगे, बट फ्यूचर देख के आज का वैल्यू समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए फ्यूचर में कुछ भी दे दिया जाए, जब तक उसको आज के डेट में ट्रांसफर नहीं कर पाते ना, हम लोगों को मज़ा नहीं आता, समझ नहीं पाते एक्चुअली। फ्यूचर में इतना मिलेगा, इट्स ओके, बट अगर उसका मतलब सच में ज़्यादा मिल रहा है, सच में कम मिल रहा है, इसका कंपैरिजन अगर आपको करना है ना, तो किसी भी फ्यूचर वैल्यू को आपको आज के डेट में ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट वैल्यू एट 14%, मतलब जो 14% का के है ना, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, उसी रेट से आपको प्रेजेंट वैल्यू करना होगा। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एक्चुअली ये सब डिटेल्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में कराऊंगा, डोंट वरी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में आप लोगों को ये सब कैलकुलेशन हो जाएगा, सीखने को मिल जाएगा कि कैसे होता है। आज आप लोग एप्लीकेशन एरिया से ही चालू करो सर ठीक है। तो डिविडेंड 28 सेकेंड ईयर में। अच्छा डिविडेंड, एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ये सब मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन जो गिवन था हमें, आप मुझे बताओ कि डिविडेंड पर शेयर कितना था? डिविडेंड पर शेयर कितना दे रहा था? 20। 20 का 40% कितना हो जाता है? 8 28 एंड दैट्स व्हाई मैं 28 लिख दिया था। अब समझ में आ रहा है 28 क्यों है? डिविडेंड पर शेयर, प्रीतम एंड ऋषभ थोड़ा सा भी समझ में आए तो बोलना। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20 है। ग्रोथ कितना है? 40% है। तो 20 का 40% हो जाता है 8। ओके, तो 20 रुपया मेरा डिविडेंड था, डिविडेंड पर शेयर था, उसमें और 8 का ग्रोथ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? 28 के ऊपर और 40% लगाएंगे ना, 28 के ऊपर और 40% लगाएंगे। शंकर जी कितना होता है बोलिए ना, प्रीति बोल। 28 इंटू 40 11.2 प्लस इक्वल्स टू कितना हो गया? 39.2 ना, 39.2। ये क्या आ गया मेरा? 39.2। और थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? इसके ऊपर 40%, 39 54.88। थैंक यू, 54.88। प्रीति प्रीतम आया आप लोगों का? ऋषभ कैसे आया, समझ में आया? हाँ सर, हाँ ओके, हाँ। बस इसके ऊपर 40%, इसके ऊपर 40%। पहले 20 से चालू हुआ था एक्चुअली, ये स्टार्टिंग डिविडेंड पर शेयर हमारा 20 था, बस उसके ऊपर हम लोगों को जो भी उसका मतलब इंक्रीमेंट था, जो भी ग्रोथ था, उस ग्रोथ को यूज करके हम लोग ये वैल्यू निकाले। फिर ये तो बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में इतना डिविडेंड मिलेगा, सेकेंड ईयर के डेट में इतना डिविडेंड मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड में हमें इतना डिविडेंड मिलेगा। ये तो बहुत चलो समझ में आ रहा है, बट सब क्या करना चाहिए कि 14% रेट में आपको इस 28 को आज के डेट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। आज के डेट में ट्रांसफर करना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू में ट्रांसफर करो। प्रेजेंट वैल्यू मतलब 14% रेट में आपको डिस्काउंट करना है। इसका मतलब यही है कि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, मतलब अगर हम मार्केट से इक्विटी शेयर उठा रहे हैं, जो शेयर मार्केट से लोग पैसा लगाते हैं ना, तो वो एक्चुअली इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं। मतलब उसका सिस्टम ये, कंपनी को चाहिए कैपिटल, कंपनी मार्केट से चाहिए उनको पैसा, ठीक है। जैसे आज का बहुत चर्चा चल रहा है हमारे स्टॉक मार्केट ग्रुप में, अदानी का सारा शेयर बुलिश है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा था। हाँ शंकर जी, अदानी टोटल गैस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया शंकर। तो अदानी टोटल गैस में हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट एक मंथ में काफ़ी भयंकर इंक्रीमेंट दिया, करीब 700 से 1200 के आसपास। लेकिन ये तो कंपनी का कैपिटल गेन है, लेकिन इसके चक्कर में कंपनी में लोग क्या कर रहे हैं, शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और उसको क्या होता है, कंपनी का जो बिजनेस है उसके लिए कंपनी को कैपिटल में मिलता है। कंपनी में नॉर्मल लेवल में LIC में थ्रू से हम लोग जो पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू से जो पैसा लगाते हैं, वो सब पैसा भी एक्चुअली कंपनी के पास जाते हैं, जिसको कंपनी मार्केट में रोल आउट करते हैं और बदले में रिटर्न कमाते हैं। और फिर उसका कुछ हिस्सा ऑब्वियसली जो
प्रॉफिट का जो पार्ट है वो डिविडेंड के तौर पे अलग से देते हैं, और कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको डिविडेंड गेन में, मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट का पार्ट से डिविडेंड पे मिलता है। अब सवाल यही है कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी क्या है ना, कि यहाँ पर हम लोग मान लिए, हमेशा समझना मुश्किल होता है कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना होगा, बट फिर भी ऑन एन एवरेज ना, अगर देखा जाए कि लास्ट कितना सालों में कंपनी का जो रिटर्न कमाने का, इससे समझ में आ जाता है हर बिजनेस का रिटर्न ना एक सिंपल तरीके से होता है कि एक ग्रोसरी बिजनेस में कितना रिटर्न हो सकता है, एक दूध का बिजनेस में कितना रिटर्न हो सकता है, एक एयरलाइंस बिजनेस में कितना रिटर्न हो सकता है, मार्केट कैसा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? एक ग्रोसरी वाला कितना कमाते हैं, एक दूध के वेंडर कितना कमाते हैं, क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? मैं बस आपको इतना पूछ रहा हूँ, इज इट पॉसिबल रियली कि वो कितना इनकम कर लेता है? हेलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए, मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्या हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एक ग्रोसरी बिजनेस क्या रिटर्न दे सकता है, एक मिल्क का वेंडर जो सुबह सुबह हाँ, दूध लगा सकते आराम से, हाँ मतलब हाँ थोड़ा सा मार्केट सर्वे किया जाए ना, कि वो सारा दिन में कितना लोगों को दूध बेचता है, सारा दिन में कितना लोगों को ग्रोसरी बेचता है, ग्रोसरी आइटम में कितना मार्जिन रहता है, अगर आप थोड़ा सा मार्केट सर्वे करो, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो, सिंपल है, बड़ा बाजार में होलसेल मार्केट में क्या दाम में मिलता है, अगर दूध के केस में हो तो कि फैक्ट्री से दूध को जो लाया जाता है, फैक्ट्री वाले जो है जो एजेंट के थ्रू से माल आते हैं, उनके पास जो डीलर है दूध का बड़े बड़े, उनसे कितना दाम पे दूध लिया जाता है, सारा दिन में कितना दूध सेल करता है, आप इस तरह से सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में आप एयरलाइंस बिजनेस, मतलब जो लोग एयरपोर्ट में कितना लोग सारा दिन में, चाहे इंडिगो हो चाहे एयर इंडिया हो, जो भी कंपनीज का आप हिसाब किताब लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। पॉइंट वो नहीं है हमारा करेंटली, पॉइंट ये है कि ये जो कंपनी हमें डिविडेंड दे रहा है ना, 1 साल के बाद हमें 28 रुपया का डिविडेंड बता रहा है एज पर द कंपनीज डिविडेंड मॉडल। ठीक है, कंपनी बता रहे कि पहला 3 साल में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा तो कंपनी हाई रेट में डिविडेंड दे देगा, बाद में अगर कंपनी का बिजनेस लो जाएगा तो कंपनी एक इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट में 4% रेट में अपना डिविडेंड को ग्रोथ करते हुए सब मतलब शेयर होल्डर को देते जाएगा। सवाल यही है कि इसको आज के डेट में ट्रांसफर करके आपको क्या सुविधा होगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको आज के डेट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या करना है कि इक्विटी का जो कॉस्ट है उसी से आपको करना है, मतलब इक्विटी को उठाने का जो खर्चा है आपको उसी रेट से इसको डिस्काउंट करना है। तो शंकर जी इसको कैसे सॉल्व कर लिया जाए? कैलकुलेटर का सिंपल तरीका है ना कि डिस्काउंट স্যার करने का। এটাতে কি ওই এটাতে কি 28 এর 14% যেটা আসবে সেটা 20 থেকে মাইনাস করব नहीं, যেমন नॉट लाइक 3.92 नॉट लाइक दैट। आप लोग अगर कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का सवाल तो किए ही होंगे ना, ठीक है, वही डिस्काउंटिंग करना है 14% रेट में। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल क्या तरीका है इसका, मतलब इसका सिस्टम ऐसे, मतलब आप जैसे बोल रहे हो ना उस तरह से गलती हो सकता है, या फिर कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर ना भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट करने का मतलब क्या है कि 14% रेट में आपको उसको प्रेजेंट रेट में ट्रांसफर कर देना है, प्रेजेंट डे में ट्रांसफर कर देना है। मतलब ये मान के चलना होगा कि सिमिलर रेट में जो आपको 1 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है। मतलब सिंपल बात है कि आज आपके पास 28 रुपया है, ठीक है, आज आपके पास 1 साल बाद आपके पास 28 रुपया है। आप बात को समझना कि प्रेजेंट वैल्यू में क्या ट्रांसफर होने का मतलब क्या है। 1 साल बाद आपके पास 28 रुपया है, आपको ये पता है, बट उसके लिए आप आज आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा अगर मार्केट आपको 14% का रिटर्न मांगता है तो। आप मेरा बात समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कि 1 साल बाद आपके पास 28 रुपया होगा, यू विल गेट 28 रुपीज 1 ईयर लेटर, बट उसके लिए आज के डेट में खड़ा होके आपको कितना रुपया डालना होगा और मार्केट आपको 14% रिटर्न देगा। तो ये तो फ्यूचर में बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसी बात को हम लोग पीछे आके बात करें कि भाई ठीक है 28 तो दिख रहा है, 14% भी दिख रहा है, तो फिर ऐसा क्या रेट होगा जिसके थ्रू से हम आज में पहुंच सकते हैं। तो इसको सिंपल बोलते हैं डिस्काउंट करना, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का डिस्काउंटिंग। सीए फाउंडेशन लेवल में भी पढ़ाया जाता है कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, आप लोग बीकॉम में भी करते हो सर फाइनेंस का क्वेश्चंस। तो इट्स नॉट अ वेरी ट्रिकी मैटर, इट्स इजी, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा, डोंट वरी मैं बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हो जाता है कि 14% है, मतलब 14 डिवाइडेड बाई 100, क्या करना होता है 14 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 14 रुपया डालने से
1 टका डालने से 1 टका 14 पैसा का बात है। मतलब 14% का मतलब क्या है, इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी यू विल गेट बैक 1.14 रुपीज। तो जिस रेट में आपको रिटर्न मिलेगा उसी रेट से आपको डिस्काउंट करना है। इसके साथ आप +1 कर दो, दैट्स वाई 1.14, 1 रुपी डालने से 1.14। अब इसको करना है डिवाइड, 2 बार डिवाइड कर दो, फिर डिस्काउंट में आपके साथ आपके लिए कितना साल का बात है, 1 साल का। तो 1 साल का फैक्टर कितना हो रहा है, 0.87777 समथिंग इस तरह का आ रहा है। इसके साथ आप इंटू कर दो 28 को, कितना हो रहा है 24.56। शंकर जी आ गया था क्या? 24.5614 24.56, मैं 56 तक ही लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 28 रुपया हमें, जो 28 रुपीज़ हमें 1 साल बाद मिल रहा है, उसका हमने आज का वैल्यू निकाल लिया। ये प्रेजेंट रेट का वैल्यू है कि अगर 14% मार्केट में रिटर्न मिलेगा हमें, क्योंकि कंपनी इसी रेट से मार्केट से पैसा उठाना चाहता है, इतना रिटर्न कंपनी देता है, कंपनी के पास हिस्ट्री से हमें पता चलता है। तो इसके लिए आज अगर मैं 24.56 जमा करूं तो मुझे 1 साल बाद 28 मिलेगा। इसके लिए क्या होगा, हम प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर बड़ा अच्छे से कर सकते हैं। सिमिलर पॉइंट में क्या आप लोग 39.2 को भी प्रेजेंट वैल्यू में ट्रांसफर कर लोगे? प्रीति प्रीतम भी पूछ रहा हूँ मैं आपको फिर से कैलकुलेटर में दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं, एक बार ठीक से देखो। प्रीति, ऋषभ, देखो ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 14% रेट को डिस्काउंट करना है ना, तो एकदम सिंपल तरीका है कि हमें पता है कि 14% रेट है, हमें ये पता है कि हमें 39.2 कब मिलेगा, 39.2 ना कब मिलेगा सर, 2 ईयर लेटर, सेकेंड ईयर है ना, 2 ईयर लेटर, 2 साल के बाद मिलेगा। आपको ये नहीं पता कि आज आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू में, प्रेजेंट डे में कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो आपको क्या करना है, आप सामने जाओगे या पीछे आओगे? आपको पीछे आना है, पीछे दैट्स वाई पीछे आना है। इसी को बोलते हैं सर डिस्काउंटिंग टेक्निक, सिंपल है, एकदम सिंपल, डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब रेट भी आपको बता दिया, मतलब जिस रेट से आप आगे जाने वाले हो उसी रेट से आपको पीछे भी आना होगा। 14% रेट में अगर आप आगे जा रहे हो तो फिर उसी रेट से पीछे आओगे तो फिर पीछे का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब आज का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सिंपल तरीका है इसका कि 14% का मतलब हो जाता है सर 1.14। क्यों 1.14, किस लिए? बिकॉज 14% का 14 को तोड़ने से क्या है, 14/100 मतलब 0.14, इसके साथ सर +1 को ऐड, 30.16 আসছে। हाँ 30.16, थैंक यू प्रीति, ठीक है। तो 1.14 होल टू द पावर कितना 2, होल टू द पावर 2। एक्चुअली ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मैं थोड़ा सा तो बता दिया आपका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, 39.2 ऐसा करो, 39.2 डिवाइडेड बाई 1.14 होल टू दी पावर 2, 2 साल के लिए। तो आपको सिंपल ये जैसे दिखने में लग रहा है ना, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकते हो, एकदम डायरेक्ट सिंपल 1.14 लगाओ, ठीक है। एक बार डिवाइड को लगाओ कैलकुलेटर में, एक बार इक्वल मारो आपका आ जाएगा, मेरे यहाँ पर 2 बार लगता है, और एक बार करना है। ये जो अमाउंट आ रहा है ना 0.769, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर, सेकेंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर। अब इसके साथ आपको इंटू कर देना है किसको, 39.2 को, 30.16 आया सबका, आया? शंकर जी, प्रीति आ गया ना, प्रीति तो मुझे बोल ही रखा है। हाँ आ गया 30.16। ऋषभ एंड प्रीतम को समझ में आ रहा है सर प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करने का, ट्रांसफर करने का सिस्टम? ऐसे तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के एक चैप्टर आएगा, ठीक है, जब हम लोग राउंड द ईयर में आएंगे तो उसके चैप्टर के जब सीखोगे ना तो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। 39.20 ডিভাইডেড বাই 1.2996 তারপরে কি করলেন একবার দেখা। अरे এটা তো প্রেজেন্টেশনটা 39.2 डिवाइडेड बाई 1.14 होल टू द पावर 2। अब इसको हम लोग बचपन में क्या करते थे, 1.14 का 2 बार वैल्यू निकालते थे, फिर इसको 2 बार इंटू करके इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर 39.2 लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर वैल्यू आएगा। ऐसा कर सकते हो आप, बट कि आप लोग बड़े हो गए सर, अभी उस तरह का टेक्निक एकदम यूज़ नहीं करोगे, अभी आप लोग बड़े हो गए ना, तो आप लोग एकदम डायरेक्ट टेक्निक यूज़ करोगे, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट एकदम कैलकुलेटर का टेक्निक यूज़ करोगे, एकदम फटाफट कैलकुलेटर में जाओगे 1.14 लिखोगे, ठीक है। कैलकुलेटर में 2 बार डिवाइड मारोगे, जितना बार का पावर में है, पावर में कितना साल है, 2 साल है, एक बार इक्वल, तो ये मेरा नहीं आया, 2 बार इक्वल, 2 बार इक्वल लगाने से ये जो मेरा अमाउंट आया दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। और जो अमाउंट है इसको इंटू कर दो जो भी वैल्यू के साथ आपको
प्रेजेंट में आना है। 39.2 दैट इज योर अमाउंट, तो आपका मिल गया 30.16। सिमिलर कॉन्सेप्ट में हम लोग थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं। थर्ड का क्या वैल्यूएशन होगा? 37.04। 37.04। शंकर जी का भी यही आया शंकर जी? हाँ 37.04। ओके 37.04। अब ये 37.04 कैसे आया ऋषभ? एक बार देख ले, बाद में मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। बाद में जब फिनांस का एकदम बेसिक चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखेंगे ना, तब मज़ा आ जाएगा। क्या करना है? 1.14 डिवाइड, ठीक है, 1.14 डिवाइड 2 बार डिवाइड करने का मतलब है और कुछ नहीं है। वो कभी कभी कैलकुलेटर लेता नहीं है, कंप्यूटर है ना सर, एक बार बोलने से समझ में नहीं पाता, तो 2 बार कर दो। जैसे मेरे यहाँ पर देखना, एक बार इक्वल दे, समझ नहीं पाया, तुम्हारे वहाँ पर ले लेगा, नॉर्मल कैलकुलेटर में ले लेगा सर। ऐसा वाला जो कैलकुलेटर होता है ना, इसमें ले लेता है डायरेक्ट एक बार इक्वल लगाने से। तो मैं एक बार देखा, ये एक पावर में जो तीन बार पावर लगाना है, तो 1 2 3, तो मेरा थर्ड पावर में मतलब 3 साल के लिए है, तो ये जो अमाउंट क्या आ गया 0.6749। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको इंटू कर देंगे 39, सॉरी मैं गलत लिख दिया, क्या होगा, कितना वैल्यू होगा 54.88 ना, 37.04 आ गया ना, 37.04। বুঝতে পেরেছি। ठीक है, अब ये जो तीनों अमाउंट है इसको ऐड कर दो। ये तीनों जो प्रेजेंट अमाउंट है, ये सभी इसी तीनों का प्रेजेंट अमाउंट है, इसी तीनों का प्रेजेंट अमाउंट है। मौसमी एक काम कर, इसको ना स्क्रीनशॉट ले ले, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ना भी लेगा तो कोई बात नहीं, मैं बाद में नोट शेयर कर दूंगा। 91.76। 91.76, 91.76। मौसमी आवाज पाচ্ছিস तो? हाँ सर। ओके ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर बाद में मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, तो फिर हमें ये पता चल गया कि हाई ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड के केस में जब कंपनी हाई ग्रोथ पे डिविडेंड पे कर रहा है, तो इन दैट केस कंपनी का, अच्छा ये मेरा रफ था, ये सम्स का कोई पार्ट नहीं है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये सम्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता। कोई समझेगा ये क्या हो गया, ये जस्ट मैं रफ वर्क कर रहा था। तो 91.76 का जो वैल्यू हमारा आया यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू 14% रेट के साथ। अब एक सेकेंड, अभी भी काम बाकी है, काम खत्म कहाँ हुआ है। स्टेज 2 का भी तो सोल्यूशन करना है। स्टेज 2 का, स्टेज 2 में स्टेबल ग्रोथ पीरियड, स्टेबल ग्रोथ पीरियड, स्टेबल ग्रोथ पीरियड मीन्स, स्टेबल ग्रोथ पीरियड मीन्स बियॉन्ड 3 इयर्स। मतलब कंपनी पहला 3 साल में अच्छा खासा बिजनेस दिया और डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया, बट उसके बाद कंपनी अपना डिविडेंड ज़्यादा पे नहीं कर पा रहा है। ऐसा बहुत बिजनेस के केस में होता है। न्यू जब ट्रेंड चलता है ना मार्केट में, तो मार्केट में बहुत हाई फाई बिजनेस देता है, उसके बाद कंपनी ना धीरे धीरे अपना बिजनेस उसका लो हो जाता है। बहुत बिजनेस के केस में ऐसा होता है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में ऐसा हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का, मतलब एक टाइम पे बड़ा मार्केट था और अचानक उसका मार्केट खत्म हो गया, या फिर मार्केट स्टेबल हो गया। बेसिकली खत्म नहीं बोलेंगे, मार्केट स्टेबल हो गया, मतलब पहले में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, फिर धीरे धीरे मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर आ गया, तो फिर कंपटीशन आ जाने से ना उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉम्पिटिटर आ जाता है ना तो ग्रोथ स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो बियॉन्ड 3 इयर्स का केस है ये, ऐसा बहुत कंपनीज के केस में होता है ना शंकर जी? ऐसा होता है कि नहीं रियल लाइफ में, कि पहले हाँ कंपनी का होता है। ग्रोथ हाई फाई होता है, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी को कंपटीशन मिलते ही कंपनी धीरे धीरे एक स्टेबल कंडीशंस पे आ जाता है। फिर हमारे स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। तो डिविडेंड, 4th ईयर का डिविडेंड जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड ऑफ द 4th ईयर। D4 मतलब क्या है, डिविडेंड ऑफ द 4th ईयर, डिविडेंड ऑफ द 4th ईयर। अब इसमें क्या हुआ, आपका 4th ईयर का डिविडेंड कितना था 54.88, ये आपका 3rd ईयर का डिविडेंड था, तो फिर 4th ईयर का डिविडेंड क्या हो जाएगा 54.88 इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या करना चाहिए,
फोर्थ ईयर का डिविडेंड 4%. 1.14 टू द पावर। हाँ वेरी गुड 1.14 क्यों करेंगे 4% का ग्रोथ है ना, ये देखो ना ओ हाँ हाँ 4% का ग्रोथ है तो 1.04. 1.04 थैंक यू शंकर जी 1.04 4% का ग्रोथ है, इसका मतलब 1 टका डालने से 1 टका 4 पैसा, ठीक है। 4% का मतलब क्या है, जब आप 4 को तोड़ोगे तो 0.04 आएगा, इसका मतलब सिंपल है, मतलब जब भी ये परसेंटेज को तोड़ने का बात आ जाए ना, आप एकदम सिंपल तरीका याद रखना, 4 डिवाइडेड बाई आप क्या करते हो 4 डिवाइडेड बाई 100, तो 4 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.04, इसका मतलब सिंपल है कि 1 टका डालो तो यू विल गेट बैक 0.04 दैट इज 4 पैसा, ठीक है 0.4 पैसा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, तो इसलिए 1 प्लस मतलब 0.4, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा 1.04, ठीक है। तो 54.88 इंटू 1.04 तो कितना अमाउंट आ जाएगा 50 कुछ समथिंग ऐसा ही आएगा 57, मेरा कुछ ऐसा आ रहा है 57.07, देखिए तो एक बार 57.07. ओके मौसमी ये वाला अमाउंट आया रे 57.07 प्रीति का आया हाँ सर सर। ओके देयरफॉर अब हमें क्या चाहिए थर्ड ईयर का प्राइस चाहिए P3 इक्वल्स टू D4 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी, RE फॉर रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ओके रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ, ये है फॉर्मूला। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्यों है ऐसा। D4 कितना आया 57.07, रिकॉर्ड रिटर्न कितना है RE कितना होगा मतलब कंपनी के लिए RE कितना माना जाएगा 14% का रिटर्न देता है, तो फिर 0.14 तो हमें चाहिए ही मार्केट से, तो यही मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो मार्केट में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 0.14, तो 0.14 तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो 0.14 माइनस जो ग्रोथ है दैट इज कितना ग्रोथ है करेंटली 0.04, तो फिर 0.04, तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने से करके देखिए तो कितना आ रहा है कितना वैल्यू आ रहा है इसका 57.07 डिवाइडेड बाई 0.14 माइनस 0.04 कितना वैल्यू आ रहा है इसका मेरे हिसाब से होगा 570.7, हाँ यही वाला आएगा ना 570.7 570.7. 570.7, तो P3 का प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लोग निकालें दैट इज 570.7 को अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में ट्रांसफर करें तो 570.7 डिवाइडेड बाई 1.14 होल टू द पावर 3, मतलब इसको प्रेजेंट वैल्यू में आप ट्रांसफर कीजिए, ये तो फ्यूचर वैल्यू में आ गया, प्रेजेंट वैल्यू में कितना हो जाएगा सिंपल ये जो अभी हम लोग सीख रहे थे 1.14 कीजिए, ठीक है कैलकुलेटर में जस्ट आप टाइप कीजिए 1.14, कैलकुलेटर में 2 बार डिवाइड मारिए, फिर 1 बार इक्वल 2 बार इक्वल 3 बार इक्वल, फिर जितना वैल्यू आया इसको इंटू कर दीजिए 570.7 570.7, तो फिर आपका वैल्यू आ रहा है थर्ड ईयर के एंड पे कुछ 385.21, ये रहा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P3, ठीक है P3 क्यों करना पड़ा बिकॉज P3 में जाके हमारा चेंजेस आया है, ठीक है थर्ड ईयर के बाद हमारा चेंजेस आया है बिकॉज उसके बाद मेरा ग्रोथ का एरिया चेंज हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि ये थर्ड ईयर में जाके हम लोगों ने उसका प्राइस को चेंज किया, तो P3 को कैलकुलेट करने के लिए आपको D4 का ज़रूरत होगा बिकॉज मतलब फोर्थ ईयर में आपको कितना डिविडेंड मिलेगा और उसके बेसिस में आपका रिकॉर्ड रिटर्न कितना है और उस टाइम पे ग्रोथ कितना चल रहा था, दैट्स वाई हम लोगों ने ये वाला डिसाइड किया। ऐसे क्वेश्चन क्या बता के रखा था X Limited paid dividend per share of ₹20 for the year just ended. DPS is expected to grow at 40% per annum for 3 years. Beyond 3 years, growth rate will be 4% per annum forever. If equity capitalization rate is 14%, find the value of share. लेकिन अभी भी हम लोगों का काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, एक सेकेंड ज़्यादा बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेना चाहिए, हेंस
इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। IV0 का क्या होता है? स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, स्टेज 1 प्लस स्टेज 2। तो हम लोग ऑलरेडी किस कैलकुलेट कर लिए? स्टेज 1 पे प्रेजेंट वैल्यू कितना? स्टेज 1 का प्रेजेंट वैल्यू कितना? 91.76 एंड स्टेज 2 का प्रेजेंट वैल्यू कितना? 385.21। तो प्लीज टेल मी टोटल करके कितना आ रहा है? टोटल करके कितना आ रहा है? हेलो, कितना आया टोटल? 476.97. 476.97. 476.97। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर करेंटली। तो आपके पास जो डेटा अवेलेबल था मल्टीपल ग्रोथ रीडीएम का, उसके हिसाब से आपने जो भी हिसाब किताब लगाए उसको प्रेजेंट वैल्यू में ट्रांसफर किए और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब एक्चुअल वैल्यू पता करने का मतलब यही होता है इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना। और इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा प्रेजेंट में ट्रांसफर करके ही पता चलता है। किसी भी चीज़ का मार्केट में, जैसे ये रिलायंस का शेयर चल रहा है ना, ये अदानी का टोटल गैस का भी शेयर चल रहा है 1208, बट इसका एक्चुअल एक वैल्यू होगा, ठीक है, जिसके लिए इसका डेटा चाहिए, इसका मार्केट रिटर्न वगैरह चाहिए। अगर डिविडेंड के मॉडल के थ्रू से सॉल्व करना चाहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडल, CAPM मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो अगर हमें डिविडेंड का डेटा पता चले तो हम डिविडेंड से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसके पहले हुआ था, जिन लोगों ने किया था, लाइक शंकर जी थे उस टाइम पे क्लास में, बाकी लोग तो आज क्लास में है नहीं। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ तरीका कि आप कंपनी का शेयर का रियल वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपके पास कुछ अलग अलग उपाय है आपके पास। अगर आप डेटा मार्केट से अवेलेबल कर पाते हैं हम लोग, तो हम लोग कंपनी के बारे में नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज वगैरह के केस में या फिर म्यूचुअल फंड्स के केस में हमें ना डेटा इजीली मिल जाता है। कंपनीज का भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा फंडामेंटल लेवल में जाके, PL बैलेंस शीट से, रेशियो एनालिसिस से हम लोगों को थोड़ा मशक्कत करना होता है। बट ये है तरीका, ये एक तरीका है। अगर कंपनी का मल्टीपल ग्रोथ रीडीएम वाला कंपनी है, ठीक है, डिविडेंड यील्ड के बेसिस में बहुत सारा कंपनी चलता है। डिविडेंड अगर देखते हैं कि मल्टीपल ग्रोथ डिविडेंड ग्रोथ कंपनी देखते हैं, अगर मिले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे रिसर्च मैंने किया नहीं। मल्टीपल डिविडेंड कंपनी, शाम को कार्मिक्रो, ऐसे ही तो कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में बता रहा है, लाइक हिंदुस्तान जिंक है, ITC है, शामको है, बजाज है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, अगर मुझे फ्यूचर में मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कि डिविडेंड के बेसिस में मनी कंट्रोल में मिल जाता है डिविडेंड का सारा डिटेल्स, ठीक है, मैं बताऊंगा कभी। ओके, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया शंकर जी, बोलिए। प्रीति, हाँ आ गया सर। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मल्टीपल ग्रोथ रेडियम का हो कंपनी का, अगर मल्टीपल ग्रोथ है, स्टार्टिंग में अच्छा खासा दे रहा है, उसके बाद धीरे धीरे कम कर रहा है, तो इन दिस वे हम लोग कंपनी का एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। मतलब ये भी एक तरीका है कैलकुलेशंस करने का कि कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन करने का, ठीक है। ओके ऋषभ, अभी थोड़ा तुम लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा पुराना चीज़ें भी थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर तुम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन जिस तरीके से हुआ है या फिर प्रेजेंट वैल्यू जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ज़रूर कुछ तो समझ में ज़रूर आया, ठीक है। और एक ऐसे ये टॉपिक मैंने बोला एकदम स्टार्टिंग में, आज आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, बट कोई बात नहीं, कनेक्ट तो हो जाओ सर फाइनेंस के साथ। ओके, फिर धीरे धीरे बेसिक भी होगा और बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे कवर होगा। नेक्स्ट डे से फ्रेश टॉपिक है, डोंट वरी। अच्छा, टारगेट 2, ये था टारगेट 1, ये जो इतना देर से कर रहे थे इसको टारगेट 1 बोलो। अब टारगेट 2, कैलकुलेशन ऑफ RE using DDM, डिविडेंड डिस्काउंट
model using DDM. We buy a stock. We buy a stock at P0 and we have a certain forecast of dividend. I have a certain forecast of dividend, that is D1, D2, D3 and dot dot up to infinity. If we calculate the stock's internal return, if we calculate the stock's internal rate of return, एवरी स्टॉक, हर स्टॉक का ना, जैसे ये अदानी गैस है, ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा कोई कंपनी दिखाऊं लाइक टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, एवरी कंपनी हैव सम, एवरी स्टॉक हैज सम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. हर बिजनेस का एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, IRR. हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट डे से, उसका टॉपिक ही होगा कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग मतलब एक कंपनी जब भी अपना कैपिटल को मार्केट से उठाने के लिए ना बजट बनाता है, तो बजट बनाने के लिए ना कंपनी को प्रोजेक्ट करना पड़ता है और फिर उससे डिसाइड करना होता है कि कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए. तो उसमें एक्चुअली प्रोजेक्ट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है, IRR का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ज़रूर मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा IRR पे. फिलहाल तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे डेली लाइफ है ना, हमारे डेली लाइफ में हम लोग IRR के बारे में बहुत बात करते हैं. कैसे IRR के बारे में कैसे बहुत बात कर लेते हैं? सिंपल बात है, किसी को भी आप पूछोगे कोई भी बिजनेस करने के बारे में या फिर किसी स्टॉक के रिटर्न के बारे में, ठीक है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, जैसे अगर किसी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में 6 मंथ्स बैक इन्वेस्टमेंट किया था तो 2800 का स्टॉक था, फिर धीरे धीरे आप देखो करीब 3200, मतलब 6 मंथ्स में 2800 से ये 3200, मतलब आप आराम से हिसाब लगा सकते हो कि 400 समथिंग 320 3266 कितना परसेंटेज हो जाएगा सर? अगर मैं TCS का ही बात करूं, 3266 माइनस 2800 कितना डिफरेंस है? करीब 466 डिवाइडेड बाई 2800 इंटू 100. तो 6 मंथ्स में करीब कंपनी 16% रिटर्न दिया है ना? 6 मंथ्स में ये कंपनी जो है TCS, जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी करीब 16 to 17% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 16.5%. एक्चुअली ये जो रिटर्न का बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो जो कंपनी रिटर्न दे रहा है इस पर्टिकुलर वे में, ये एक्चुअली उस कंपनी का ना इंटरनल रिटर्न के कारण होता है, कि हर बिजनेस का एक इंटरनल रिटर्न होता है, उसे इंटरनल रिटर्न के कारण ही बिजनेस अपना ग्रोथ दिखता है. या फिर कोई भी अगर मार्केट में ग्रॉसरी का शॉप चलाता है, ठीक है, ये सपोज ग्रॉसरी शॉप है, एक सिंपल बात, मतलब स्टॉक का रिटर्न भी तो थोड़ा लेवल अप हो गया. एक सिंपल ग्रॉसरी शॉप, ये ग्रॉसरी बिजनेस अपने मार्केट में बिजनेस करता है, ठीक है. जैसे कोई एक दुकान है, इसका नाम है कुछ क्या नाम बता रहे, कुछ गिरिधार भंडार, इस तरह गिरिधारी भंडार, ठीक है. तो ये गिरिधारी भंडारा या कृष्णा ट्रेडर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ मल्लिक वैरायटी स्टोर्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारा दुकान आपको यहाँ पर गूगल मैप में भी दिख रहा है. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो भी बिजनेस ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जहाँ पर भी आप देखें, ऐसे ग्रॉसरी में जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है ना, इस पर्टिकुलर हर एक प्रोडक्ट का ना एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, हर प्रोडक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है. मतलब कोई बिस्किट्स बेच के कितना रिटर्न आ सकता है, एक मैगी का पैकेट बेच के कितना रिटर्न आ सकता है, तो हर प्रोडक्ट का रिटर्न है. दूध बेच के कितना रिटर्न आ सकता है, तो दिस इज एक्चुअली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मार्केट में यूज बहुत बड़ा है, बट इसका कैलकुलेशंस में ना बड़ा झमेला है. झमेला उतना भी टफ कुछ नहीं है, बट फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. वी विल डिस्कस इन आवर कैपिटल बजटिंग टेक्निक का जो, या उसको हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग या कैपिटल बजटिंग, वो दोनों एक ही चैप्टर माना जाता है, तो उसमें बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन फिलहाल उसका यूज करेंगे. वी कैलकुलेट द स्टॉक्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, it would be given by, it would be
गिवन बाय, सिंपल तरीका अपनाते हैं फिनांस एकदम, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। मतलब क्या है कि बिजनेस को कुछ कमाने के लिए कुछ आउटफ्लो करना पड़ेगा, है ना। पहले बिजनेस क्या करता है, कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है, दैट इज आउटफ्लो, और उसके बदले उसको कुछ इनफ्लो रिटर्न में आता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, रिटर्न को समझने के लिए ना मान लेते हैं कि आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, फिर हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज आउटफ्लो इक्वल्स टू P0 है, तो इनफ्लो क्या हो जाएगा, अगर प्राइस आउटफ्लो है तो फिर P0 रिटर्न क्या, इनफ्लो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाई 1+R। फर्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है डिवाइडेड बाई 1+R, फिर डिविडेंड ऑफ सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाई 1+R का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया ना, मैं डिटेल्स IRR चैप्टर में बताऊंगा कैपिटल बजटिंग में। फिलहाल आप लोग इसको इस तरह से थोड़ा सा देखो, 1+R होल क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से ना आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो बना के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न काम करता है। कंप्यूटर पहले तो हमको ये R एक्चुअली जो है ना यही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। Compute R, this R is actually internal rate of return. Compute R, this R is known as expected rate of return. इस R का कैलकुलेशंस बड़ा झमेला वाला है, बट इसको भी सीखेंगे। झमेला है तो क्या स्किप कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, बट टुडे नहीं सर, हम लोग जब कैपिटल बजटिंग करेंगे तो उसमें हम ज़रूर बात करेंगे, डोंट वरी। तो कंप्यूट, लेकिन फिलहाल इसका एप्लीकेशन का एरिया में काम करेंगे। कंप्यूट दिस R इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, E ऑफ R, इस तरह से आप लिख सकते हो, E ऑफ R। नाउ हम लोग करेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ RE यूजिंग DDM। ऑल द सम्स एक्चुअली एजुकेशनल पर्पस में, स्पेशली ये CA CMA के एजुकेशंस में या कॉमर्स के किसी भी कॉलेज डिग्री के एजुकेशंस में, ऑल द सम्स इन आवर करिकुलम क्या होता है, implicitly assume that the stock is trading at equilibrium. The stock is trading at equilibrium। क्या होता है, मतलब जो भी शेयर है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे है, मतलब एक ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, इस तरह का एक माना जाता है। जो भी करिकुलम में इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा जाता है, रियलिटी में बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए ये क्या मानते हैं कि प्राइस P0 जो करेंट प्राइस है वही इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट इन रियल केस ऐसा ना भी हो सकता है। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसको सीखना तो पड़ेगा। पहले करिकुलम वाइज ही सीखते हैं, फिर बाद में उसका प्रैक्टिकल लेवल में कितना चेंजेस होता है उसको भी समझ पाएंगे। तो P0 इक्वल्स टू IV0, देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बिकॉज P0 इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू, जो करंट प्राइस है वही इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को सेम माना जा रहा है। तो नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बताता है P0 इक्वल्स टू नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तब P0 मतलब करेंट मार्केट प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, E बाई RE, या फिर हम लोग इसको तो मतलब घुमा के ऐसे भी बोल सकते हैं, RE इक्वल्स टू E बाई P0। जीरो मतलब करेंट प्राइस, ऐसा फॉर्मूला बनाया जाता है। रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू E बाई P0, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं RE इक्वल्स टू 1 बाई PE, ऐसा भी हम लोग निकाल सकते हैं, 1 बाई P बाई E। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का रेशियो रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न में बहुत यूज होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसका सम्स करने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में और आ जाएगा। नेक्स्ट इज कांस्टेंट ग्रोथ DDM। कांस्टेंट ग्रोथ DDM, कांस्टेंट ग्रोथ DDM में क्या होता है, पहले थोड़ा मैं लिखा रहा हूँ, फिर बाद में कॉन्सेप्ट में बात करेंगे।
P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई, ये हम लोगों ने अभी यूज़ किया RE माइनस जी, ठीक है, जिसमें हम लोग ऐसे करते हैं RE माइनस जी, फिर हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाले RE माइनस जी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डिविडेंड 1 डिवाइडेड बाई P0। फिर यहाँ से क्या फार्मूला निकल के आ जाते हैं RE इक्वल्स टू D1 बाई P0 प्लस जी, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू D1 बाई P0 प्लस जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है एग्जाम पर्पस के लिए, बट नॉट ओनली एग्जाम, आपको रियल में भी इसका काफ़ी यूज़ दिखेगा जब हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को उसका डिविडेंड मॉडल के थ्रू से कंपेयर करने का कोशिश करेंगे तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दैट इज़ यहाँ पर हम लोग RE का मतलब क्या है वही लिख रहे हैं, दैट इज़ RE इक्वल्स टू डिविडेंड यील्ड, मतलब एक कंपनी का डिविडेंड यील्डिंग पावर कितना है प्लस कैपिटल गेन यील्ड, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल से कितना गेन किया बिजनेस में, कैपिटल गेन यील्ड, ये दोनों एक्चुअली रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताता है। डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड, मतलब कंपनी का डिविडेंड उत्पाद करने का ताकत और कैपिटल को गेन करने का ताकत, दोनों मिलके बनता है रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग ऐसे प्यार से बोलते हैं RE। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला बना है D1 बाई P0 प्लस जी, जी फॉर ग्रोथ, ओके, जी फॉर ग्रोथ, तभी ऐसा फॉर्मूला यूज होता है। ये कांस्टेंट ग्रोथ के केस में होता है और पहला वाला नो ग्रोथ के केस में होता है। ये जो फॉर्मूला बताया इसको नो ग्रोथ के केस में ये होता है, जब नो ग्रोथ है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब ग्रोथ है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब बाकी कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स बोले आप, सॉल्व करने से धीरे धीरे हम लोग इक्विटी कॉन्सेप्ट को और डेवलप कर सकेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग इतना दिन से जो भी पढ़े हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का कंक्लूसिव मतलब एकदम एंड में हम लोग आ गए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जिनका अभी खत्म वाला चैप्टर में ज्वाइन करो, बाद में करोगे, डोंट वरी। आप लोग एक काम कीजिए, लिखिए समरी ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इतना दिन हम लोग जो जो क्वेश्चंस जो जो टॉपिक या कवर किए हैं उसमें मेन क्या क्या फॉर्मूला कवर किए हैं, शंकर जी ज़रूर आप कनेक्ट कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन दैट इज KT, टर्म लोन को हम लोग KT के पॉइंट से बताते हैं, KT इक्वल्स टू I इंटू 1 माइनस टी। शंकर जी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ आ रहा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर लिख लो, बाकी लोग लिख लो, प्रीति, प्रीतम, मौसमी आप लोग भी लिख लो। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या है? KD। KD मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, मतलब कंपनी जो मार्केट से अगर सर KT इक्वल टू की I नी 1 माइनस T, I इंटू 1 माइनस टी, I फॉर इंटरेस्ट, 1 फॉर 1, T फॉर टैक्स, और ओके। এটা K नीचे T तो हाँ, K नीचे T, K नीचे T, इसको बोलते हैं KD, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। कंपनी अगर मार्केट से डिवेंचर उठाए, डिवेंचर मतलब पब्लिक लोन या कंपनी लोन, डिवेंचर मतलब लोन मतलब नॉर्मली बैंक लोन, एंड डिवेंचर मतलब कंपनी लोन या पब्लिक लोन, कंपनी पब्लिक से भी लोन ले सकता है, जिसको डिवेंचर के नाम से कहा जाता है। तो जब KD का कैलकुलेशन हम लोग नॉर्मली करते हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा, ये शंकर जी एंड बाकी लोग जो लोग क्लास किए हैं उनको पता है, I इंटू 1 माइनस टी प्लस F माइनस P नेट डिवाइडेड बाई N होल डिवाइडेड बाई F प्लस P नेट बाई 2। डोंट वरी, जो लोगों को नया लग रहा है आप लोगों को चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब बाद में आप लोगों को रिवाइज करवाया मतलब प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, फिर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर का क्या फॉर्मूला है? और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा, आप लोग आराम से लिख के रखो, अभी बाद में आप लोगों को सिखाया जाएगा जिनका अभी हुआ नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्या बोला जाता है सर? KP। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, KP इक्वल्स टू क्या है? D फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस में डिविडेंड होता है, डिवेंचर में इंटरेस्ट होता है,
फॉर्मूला का पैटर्न करीब करीब सेम है, बस यहाँ पर आई इंटू 1 माइनस टी के जगह यहाँ पर डिविडेंड आ जाता है। आई होप शंकर जी याद है कि डी प्रेफरेंस वाले के लिए इंटरेस्ट काम नहीं करता, डिविडेंड हो जाता है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, तो इसलिए डिविडेंड। तो डी प्लस एफ माइनस पी नेट डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी नेट बाई 2। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और फिर हम लोगों ने कुछ इक्विटी का काफ़ी सारा फॉर्मूला देखे, बट जो मेन है बस उतना ही आप लोग थोड़ा याद रख लो। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के लिए हमें क्या चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के लिए हमें, जिसको हम लोग का बहुत सारा नाम से भी जानते हैं, आरई के नाम से जानते हैं, बिकॉज रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, के के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ठीक है, कृष्ण भगवान का जैसे बहुत सारा नाम, इसका भी बहुत सारा नाम। ठीक है, आरई रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का दो मेन मॉडल आपको याद रखना है। एक है CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सब वेरी से बहुत सेलिब्रेटेड मॉडल में से एक है, जहां पर हम लोगों ने बीटा भी सीखे थे। हाँ शंकर जी, ये याद है? बीटा का यूज सीखे हाँ थे, याद है, बीटा। रिस्क फैक्टर को कैसे यूज किया जाता है। तो रिस्क फ्री प्लस रिस्क मार्केट रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री इनटू बीटा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया एकदम चिंता नहीं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाद में सीखेंगे। और एक कहा जाता है ये, अच्छा ये CAPM मॉडल में दिस इज एक्चुअली आरई का फॉर्मूला, एक ही है, आरई के ही सब्स्टिट्यूटली यूज होता है आरई, और के जब लिखते हैं तब ऐसे भी लिख सकते हैं आरई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। কি বিটা বিটা নিয়ে নিচে হ্যাঁ বিটা মানে অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম লেখে আর কি, তুই এমনি শুধু বিটাও লিখতে পারিস আর বি এর নিচে ইও লিখতে পারিস, যেটা ভালো লাগে। শুধু বি যাতে মনে না হয় তাই বিটা, বিটা একটা ফ্যাক্টর, আলফা বিটার বিটা হয় না, ওই বিটা। ঠিক আছে, তো এটা আমি এরকমভাবে লিখি একটু। बीटा एक्चुअली रिस्क फैक्टर को डिनोट करा है कंपनी, जैसे बीटा ऑफ रिलायंस मिलता है सर, अगर आप ऑनलाइन में देखो ना, किसी भी कंपनी का आपको बीटा पता चल जाएगा। अगर हम जाए कहाँ जाए, मनी कंट्रोल में ही चलते हैं। अगर हम लोग देखें ना, ये देखो आपको बीटा यहीं पर पता चलता है। कहाँ गया डिविडेंड, जैसे हम लोग अभी डिविडेंड यील्ड के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिविडेंड यील्ड का और थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। ये देखिए ये बीटा मिल गया, दिख रहा है बीटा, बीटा दिखा, रिलायंस का बीटा है 0.87, मतलब एक से थोड़ा कम है करेंटली। ठीक है, तो एक से ज़्यादा, मतलब इसका बीटा एक्चुअली चेंज, मतलब मार्केट चेंज के ऊपर डिपेंड करके बीटा ये बताते हैं कि कितना इस पर्टिकुलर स्टॉक का चेंजेस होता है। ठीक है, तो बीटा का यूज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कराया था क्लास में, अगर हो सके तो वो वाला क्लास करने से आपको बीटा का यूज़ समझ में आएगा कि कैसे बीटा का यूज़ होता है। बाकी डिविडेंड यील्ड वगैरह धीरे धीरे समझेंगे कि डिविडेंड यील्ड कैसे, ऐसे ऑलरेडी हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी वगैरह किए हैं, अब डिविडेंड यील्ड वगैरह भी धीरे धीरे हम लोग बात करना सीख जाएंगे। ओके, मैं तो बस अभी फॉर्मूला लिखाया सिर्फ, और ये के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें पता है तो फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ का यूज़ करना होता है, 1 माइनस बस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, कब यूज़ करना है क्वेश्चंस करा के समझाऊंगा, क्वेश्चन करा के समझाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको कुछ नहीं करूंगा, एक सेकेंड। आर ई इक्वल्स टू आर एफ, ओके, तो ये फार्मूला को बस मैं रिकॉल किया। अच्छा, और एक मॉडल भी है, ये तो CAPM में इसको यूज़ किया जाता है, ये जो भी हम लोगों ने अभी लिखा ये सब CAPM मॉडल के हिसाब से लिखा। और एक मॉडल है दैट इज़ DDM मॉडल, जिसको हम लोग अभी जस्ट कंक्लूड किए, दैट इज़ DDM मॉडल। DDM मॉडल में आपका RE हो जाएगा D1 बाई P0 प्लस G, जस्ट अभी लिखा, जस्ट अभी इसी को लिख रहे थे। और एक होगा KE, तब हो जाता है D1 डिवाइडेड बाई P नेट, फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा ना, फ्लोटेशन कॉस्ट रहने से ही P नेट आ जाता है। एक्चुअली RE का यूज़ तब होता है जब हम लोग
कंपनी का रिटेन अर्निंग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट का ज़रूरत नहीं होता। लेकिन अगर न्यू इक्विटी शेयर इशू होता है तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। समझ रहे थे शंकर जी कि एक्चुअली जब हम लोग कंपनी का इंटरनल कैपिटल को यूज़ करते हैं तो इन दैट केस हमें पी नेट ज़रूरत नहीं, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का न्यू इशू हो रहा है, कोई न्यूली मार्केट से फिर से एफपीओ या आईपीओ के थ्रू से इशू किया जा रहा है तो इन दैट केस पी नेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको हिसाब में लाया जाता है। थोड़ा समझ में आया ना? हेलो, ये सब मैंने बस कुछ नहीं किया, कुछ समझाया नहीं, मैं बस जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है बस उसको मैंने लिखा, जिसका बहुत सारा हम लोगों ने ऑलरेडी इसका यूज़ कर लिए। दो एक होगा जिसको हम लोगों ने अभी यूज़ नहीं किया, स्पेशली डीडीएम मॉडल का। हाँ शंकर जी, ये सब तो हम लोग क्लास में काफ़ी सारा सॉल्व किए हैं, कर चुके हैं, कर ये चुके सब हैं, ये सब एग्जाम्पल कर सॉल्व चुके कर हैं। हाँ, ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सीएपीएम भी यूज़ कर चुके हैं, डीडीएम का भी कुछ मॉडल यूज़ किए हैं, बट कुछ मॉडल का यूज़ करना थोड़ा बाकी है। ठीक है, एक बार बाद में जब रिवाइज करेंगे ना तो थोड़ा धीरे धीरे क्लैरिटी आते जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, कंपनी के बारे में क्या बता रहा है, वगैरह वगैरह, धीरे धीरे सब समझ आएगा। अच्छा एक काम कीजिए, 0.8 बोल के एक पॉइंट कीजिए, 0.8 कुछ नोट्स है मैं लिखा दूं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वेट्स टू बी यूज्ड, वेट्स टू बी यूज्ड, इसमें कुछ प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मीन्स आप लिखिए ऐसे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, एंड थर्ड प्रायोरिटी। मज़ेदार बातें हैं, आगे आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बस लिखाऊंगा। टारगेट वेट्स इफ गिवन, टारगेट वेट्स इफ गिवन, जो गिवन रहेगा उसी को यूज करना है क्वेश्चन में, मतलब स्पेशली एग्जाम पर्पस में। रियल लाइफ में भी जब हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, इन दैट केस ऑल्सो आपको अगर कुछ टारगेट वेट्स है तो उसको यूज करना चाहिए। किसका वेट मैं बताता हूँ, इक्विटी का वेट्स के बारे में बात हो रहा है। मार्केट वैल्यू वेट्स भी होता है, तीन तरह का वेट्स होता है, एक टारगेट वेट्स इफ गिवन, मार्केट वैल्यू वेट्स, और एक होता है बुक वैल्यू वेट्स। मतलब किसी किसी चीज़ का ना बुक वैल्यू अलग होता है, किसी किसी नहीं, बहुत केस में कंपनी के शेयर के डिटेल्स में अगर आप देखें ना, आपको बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दिखता है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दिखता है। जैसे कंपनी का अकाउंट्स के बुक के हिसाब से इसका शेयर का वैल्यूएशन है 736, लेकिन मार्केट के हिसाब से इसका स्टॉक का प्राइस कितना दिख रहा है, 1984। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुक वैल्यू मतलब उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, हाँ ऐसा नहीं समझना है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो जैसे हम लोग कैलकुलेट करना सीखे हैं ना शंकर जी, उसी हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो जो सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा उसी हिसाब से होता है। लेकिन बुक वैल्यू मतलब कंपनी का अकाउंट्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन आ रहा है, वो कंपनी अपने हिसाब से जो भी अकाउंट्स में डेटा मेंटेन किया है उसके हिसाब से हुआ है। आप बोल सकते हो कि बुक वैल्यू कहीं ना कहीं उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ कनेक्ट कर सकता है, बट नॉट नेसेसरी हमेशा करेगा। ठीक है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों वैल्यू आप देख सकते हो। और एक वैल्यू भी होता है दैट इज फेस वैल्यू, जो शेयर का होता है। ठीक है, जो फेस वैल्यू से कंपनी एक्चुअली अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जिस वैल्यू से कंपनी बिजनेस स्टार्ट करता है, मतलब ये एकदम बेसिक है कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म किया जाता है उसका जितना भी कैपिटल होगा, जैसे आप इसका अगर मार्केट कैपिटल देखिए, रिलायंस का जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द नहीं सबसे बड़ा है, इसका मार्केट कैपिटल कितना है, करीब 1 लाख नहीं सॉरी 12 लाख, हाँ 12,78,900 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो जब जिस दिन बिजनेस मार्केट में स्टार्ट होता है ना, उस दिन उसका भी एक कैपिटल होता है। और एक्चुअली क्या करता है, अगर आप
5 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करते हो और एक एक शेयर का वैल्यू अगर आप 10 टका मानते हो तो फिर आप इस तरह से 50 लाख शेयर्स ऐसे करके आप अपना बाइफर्केशन करके मार्केट में धीरे धीरे शेयर इशू करते हो। तो ये एक तरीका होता है। तो फेस वैल्यू से चालू होता है, अकाउंट्स बना के उसका बुक वैल्यू पता चलता है और मार्केट में बिजनेस गेन करके उसका एक मार्केट वैल्यू आ जाता है। अगर गेन करेगा तो मार्केट वैल्यू हायर होगा, अगर कम होगा तो फिर मार्केट वैल्यू कम होगा। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ अगर मैं ऐसा भी बिजनेसेस है जिसका एक सेकेंड में देख लेता हूँ अगर कुछ मुझे मिल जाए। ठीक है, ये तो रिलायंस का था। अगर मैं टाटा मोटर्स का भी देखूं, टाटा मोटर्स मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है 307, बुक वैल्यू चल रहा है करीब 189.65। तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू से बिजनेस का अगर मार्केट अच्छा है ना तो इसका शेयर हायर वैल्यू पे ही दिखता है। वो डिपेंड करता है बिजनेस के ग्रोथ पे, वैल्यूएशन पे, ये सब भी मायने रखता है। ठीक है, तो ये सब और धीरे धीरे कल्चर करेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे क्या अंडरस्टैंड करना है। लेकिन मैं यही आपको बस करेंटली लिखाया नोट्स पे। ठीक है, नोट्स पे मैं बस इतना लिखाया कि अगर मुझे टारगेट वेट्स मुझे पता है तो वी विल फर्स्ट यूज टारगेट वेट्स, स्पेशली इन केस ऑफ एग्जाम पर्पस। जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस ले रहे हो उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि टारगेट वेट्स इफ गिवन, सेकंड प्रायोरिटी मार्केट वैल्यू वेट्स एंड थर्ड प्रायोरिटी बुक वैल्यू वेट्स। क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, क्वेश्चंस में बता के रखता है एक्चुअली। बुक वैल्यू यूज करोगे कि मार्केट वैल्यू यूज करोगे, बुक क्वेश्चंस में बोल के रखता है। तो ये है एक्चुअली पॉइंट 8। ठीक है, आगे आगे जब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या फ़र्क बताने का कोशिश चल रहा है। और एक पॉइंट में बस एक बार बात कर लूँ, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है और मेरा कोई काम नहीं रहेगा, तब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट 9। पॉइंट 9, पॉइंट 9 ये लास्ट पॉइंट है पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इसमें लिखिए सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है जो एक्चुअली हमें किसी भी कंपनी के या बिजनेस का अंदर का कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करता है, एकदम अंदर वाला कॉन्सेप्ट के साथ। शेयर मार्केट में अगर अपने आप को धीरे धीरे ही सही एस्टेब्लिश करना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्वियसली उसका एक वन ऑफ द मेन एरिया है। दिस ग्रोथ रेट रेफर्स, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के बारे में मैं थोड़ा बात कर लूँ। मतलब बिजनेस में सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मतलब बिजनेस धीरे धीरे ही सही थोड़ा सा ग्रोथ सस्टेन करके चलेगा। ठीक है, लाइक आईटीसी जैसा बिजनेस बोल सकते हो आप। दिस ग्रोथ रेट रेफर्स, ऐसा भी होता है एक्चुअली रियल में। दिस ग्रोथ रेट रेफर्स टू दी growth refers to the growth which will continue forever। मतलब ऐसा ग्रोथ जो हमेशा के लिए रहेगा। बिजनेस में ग्रोथ हमेशा के लिए रहेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। देयर आर 2 मेथड्स। अगर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है ना किसी कंपनी में तो उस केस में क्या होता है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग इट। ऐसे मैं बस एक बार पूछना चाहूँगा, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में एक फेमस थ्योरी है, पता है किसी को? सस्टेनेबल ग्रोथ पे, ये मैं इकोनॉमिकल सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ। एक फेमस थ्योरी है जिसके कारण नोबेल मिला था। आप लोग जानते हैं ना इनको, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, हाँ, अमर्त्य सेन को जिस बार नोबेल मिला था उसमें जो पीस नोबेल जिस कारण से उनको मिला था, उस पीस नोबेल के पीछे उनका जो मेन काम था दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ में ही उन्होंने काम किया था कि कैसे एक इकोनॉमी में इकोनॉमी पीस नोबेल मिला था उनको। ठीक है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड इकोनॉमिक पीस, मतलब शांति भी लाया था। ठीक है, ऐसा कुछ बातें मतलब जिसमें एकदम पीस ला सकता है इकोनॉमी में। तो
ये अमर्त्य सेन को जब ये दिया गया था, उसके पीछे उनका मेन जो थीसिस था, जो पेपर रिसर्च वर्क था, उसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुआ था। ठीक है, कि किस तरह से एक्चुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम करेगा। तो ये पूरा रिसर्च वर्क का पूरा एरिया है, आप चाहो तो कभी देख सकते हो, या फिर जो भी हो। इंडिया में तो इसका यूज़ एकदम नहीं है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर कुछ बोला था कि उसने आउटलाइन किया था 5 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स: पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फैसिलिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपेरेंसी, guarantees and protective security. Political freedom refers to the ability of the people to have a voice if government and to be able to scrutinize the authorities. तो इस तरह का बहुत सारा पॉइंट में इन्होंने चाइना और इंडिया के बीच में एक कंपैरिजन भी लाया था। ठीक है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है इसे नोबेल मिला था मतलब एकदम बहुत अच्छा है या नहीं है, ऐसा बात नहीं है। इसको पढ़ के करंट समय के साथ आप लोग अगर कनेक्ट करना सीखोगे तो मैं तो आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि अमर्त्य सेन का जो किताब निकला था नोबेल के कारण, तो आप लोग प्लीज़ उसको पढ़ा करो। ठीक है, कुछ तो आइडिया ज़रूर मिलेगा, मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि यस, ऐसा किताब ज़रूर पढ़ा करो। ठीक है, कुछ तो आइडिया मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो बोला है वो सही है, ऐसा नहीं होता। उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत सारा कंट्री यूज़ करता है, बहुत सारा कंट्री यूज़ ना भी कर सकता है। इट्स फुल डिपेंड ऑन दैट कंट्री। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है। ओके, शंकर जी पढ़े छेन नाकि? না পড়িনি। পড়ার টাইম পেলে কখনো দেখবেন। না, আমারও পড়া হয়নি, আমি জাস্ট ओवरव्यूটা जस्ट জেনেছি। मतलब बेसिकली ये जो इंडिया में करेंटली जो चल रहा है, लाइक स्पेशली अगर मैं इंडिया का भी बात करूंगा, सबसे ज़्यादा तो मैं बंगाल के बारे में जानता हूँ। इंडिया के बारे में बात करने से पहले आई मस्ट टॉक अबाउट बंगाल। बंगाल में जो हो रहा है दैट इज़ लास्ट 5-10 साल में जो भी हुआ है, या फिर बिफोर दैट लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट के टाइम पे जो भी काम होता है ना यहाँ पर, जैसे कि मैं सिंपल बात करूँगा, कॉस्मेटिक्स डेवलपमेंट होता है। कॉस्मेटिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि देखने में ऐसा लगे कि भाई क्या हुआ है। जैसे ममता दीदी ने आके कुछ पार्क ज़रूर बनाया, ऑब्वियसली इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, नॉट कोई एंटी वगैरह बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये इको पार्क, ठीक है, मतलब करेंट गवर्नमेंट ने इको पार्क में बहुत खर्चा किया। नॉट ओनली इको पार्क, आप जिधर देखो ना करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है। इवन मैं देखता हूँ सांतरागाछी से कभी कभी उतरता हूँ। सांतरागाछी एक जंक्शन पॉइंट है। सांतरागाछी से अगर आप कोलकाता की तरफ आओगे तो एक अचानक से विश्व बांग्ला बोल के एक गौतम बुद्धा का एक स्टैचू है, धूप चारों तरफ धूल धक्कड़ भरा हुआ, एक बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का स्टैचू, और उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक पार्क के अंदर है या फिर समथिंग लाइक दैट, एकदम चारों तरफ धूल धक्कड़ में भरा हुआ और उसके बीच में एक अचानक से गौतम बुद्धा का स्टैचू। पहले नहीं हुआ करता था, एक सो कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन, लेकिन रास्ते में धूल जैसा जैसा है, डस्टबिन नहीं है, ट्रैफिक का वैसा की वैसा सिचुएशन। मतलब मेरे हिसाब से मैं वैसे एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ कि ब्रिज है, कलर किया हुआ है, चाहे वो वाइट ब्लू हो या समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो ब्रिज कभी भी गिर सकता है। तो या फिर अगर आप आरजी कौर हॉस्पिटल को देखो, अगर आप आरजी कौर हॉस्पिटल को देखो, हॉस्पिटल के अंदर कभी अगर आप लोग गए हैं, अगर आप लोगों में से किसी का भी कभी एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा, सरकारी हॉस्पिटल्स लाइक आरजी कौर बहुत बड़ा है, ठीक है, बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि भाई क्या बड़ा हॉस्पिटल है। सीरियसली बड़ा भी है, और उसके पास बहुत सारा, मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स के पास ना बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट्स है। लेकिन अब अंदर जाओ ना, मतलब सीरियसली वहाँ पर एक मतलब इंसान कैसे रह सकता है, मुझे बहुत डाउट होता है। मतलब इंसान का कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। बहुत बार मतलब मेरा किसी रिलेटिव के कारण ही मैं 4-5 बार इसके अंदर जाना पड़ा। मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि भाई मतलब ये आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 साल हो गया, लेकिन अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। मुझे नहीं पता इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, सीरियसली मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इतना मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर वे में एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री को बनाया जाए गवर्नमेंट लेवल में भी, मतलब वही बात ना, प्राइवेटाइज का बात करते हैं तो लोग चिल्लाना चालू कर देता है, लेकिन देखो ना सरकारी लेवल में हालत क्या, बेसिक फैसिलिटीज़ इम्यूनिटीज़ कुछ नहीं मिलता। इवन एक वो स्ट्रेचर होता है ना, आप अंदर जाओगे तो आपको बेसिक स्ट्रेचर तक नहीं मिलेगा किसी को ले जाने के लिए। कहाँ पड़ा हुआ है किसी को नहीं पता, किसी को पूछोगे कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब दिस इज हाउ एक्चुअली अब डेवलपमेंट के नाम पे क्या चल रहा है। बस बिल्डिंग देखने से क्या लगेगा कि भाई क्या बना हुआ है, हाँ कुछ तो है इसके अंदर। क्या मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ?
सीरियसली जो मुझे देख के फील हुआ वही मैं बता रहा हूँ। तो अमर्त्य सेन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट मुझे यही लगा कि डेवलपमेंट एक बार होवे कभी ना जावे, मतलब ऐसा होना चाहिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थ्योरी है इसको मैं इसी तरह से समझता हूँ कि डेवलपमेंट एक बार होवे कभी ना जावे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है ना, डेवलपमेंट हर बार होवे हर बार चले जावे, मतलब डेवलपमेंट होगा ही नहीं और डेवलपमेंट जो भी है वो भी चला जाएगा। शंकर जी ठीक कि गलत बोल रहा हूँ बोलिए, मैं बस अपना व्यू बताया। नहीं बिल्कुल ठीक है। मतलब इतना तो हो जाना चाहिए, मतलब सरकार अगर अर्निंग करता है, इतना कुछ कर रहा है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, नॉट ओनली आरजी कौर। मेरा घर जंगल महल रीजन में आता है, वेस्ट बंगाल का झाड़ग्राम रीजन में, जो जहाँ पर मेरा माँ पापा रहते हैं, घर है, मेरा जन्मभूमि भी है, स्कूलिंग वगैरह वहाँ पर वहीं पर हुआ है। वहाँ पर एक एक गांव है, एक छोटा छोटा शहर है, 10,000 15,000 की बस्ती है, मतलब लोग रहते हैं वहाँ पर। बेसिक क्या बताऊँ सर, मतलब बोलने में भी खराब लगता है कि मतलब अगर एक माँ को अगर बच्चा का भी जन्म देना है ना, उसका भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, सीरियसली। शहर है, स्टेशन है, रोड है, घर घर में लोगों का गाड़ी है, बेसिक एम्बुलेंस तक नहीं मिलता टाइम पे। एक एम्बुलेंस अगर कभी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट। हॉस्पिटल, ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस हुआ है लास्ट 5-10 ईयर्स में, मतलब बेसिक नेसेसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई वही तो, वही बहुत खराब लगता है कि जो जरूरी है, आप लाख लाख करोड़ खर्चा करते हो इको पार्क बनाने में। मुझे इको पार्क से कोई जलन नहीं है, फील गुड, ओके। इको पार्क होगा, वहाँ वहाँ पर से टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली नेसेसरी। बट जो पैसा आप इको पार्क में लगा रहे हो, आपको देखना चाहिए ना कि इको पार्क में या सेंट्रल पार्क में लगा रहे हो, बहुत सारा पार्क है, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक मेरे हिसाब से कि आप शहर को साफ सुथरा रखो, पेड़ पौधा लगाओ, बेसिक ब्यूटिफिकेशन करो। ब्यूटिफिकेशन का जो नेचर को प्रिजर्व करो ना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब रास्ता बनाने के टाइम पे पेड़ पौधा को रख के आप रखो और बाकी चीजों को आप छोड़ो, नॉर्मली सुंदर लगेगा। इतना कुछ किया फिर भी कोलकाता ऐसा लगता है कि मतलब गर्मी में टिका नहीं जा सकता। पॉल्यूशन, शीत का ठंडी के टाइम पे पॉल्यूशन लेवल अप, दिल्ली को भी छोड़ देता है, ऐसा हालत हो जाता है। पता नहीं, इतना ब्यूटिफिकेशन करके भी अगर बेसिक पोल्यूशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, सीरियसली क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है है। मन तो में। आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन। वही, मतलब जो लोगों को देख के लगता है, बेसिकली आजकल क्या है ना, न्यू जनरेशन यूथ है, इनको क्या चाहिए, सेल्फी खींचना है बस। इनको चाहिए सेल्फी, दोस्तों के साथ जाएंगे, एक सेल्फी। लेक टाउन में ये बिग बेन का क्या मतलब है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो इतना बड़ा ये मतलब क्या बोले से, मतलब बिग बेन लेक टाउन जो बना, ये सीरियसली मैं, लंदन बनाने के प्रोसेस में था। हाँ, मतलब ये क्या, मतलब आपको कलकत्ता को कुछ लंदन बनाने के प्रोसेस। आपको कुछ बनाना है, आप यहाँ का जैसा बनाओ ना। कैलकाटा को लंदन क्यों बनाना है, मतलब दिमाग खराब हो गया है किसी का। मतलब या तो गवर्नमेंट का, या तो जो प्लानिंग कमीशन से उसका, जिसका भी हो, मतलब जो गवर्नमेंट चलाते हैं। क्या मतलब है इसमें इतना करोड़ रुपए खर्चा, कोई 500-600 में तो नहीं बनता क्या, 10,000 1 लाख में भी नहीं बना है। कम से कम 10-20 करोड़ तो खर्चा होगा। कितना खर्चा हो सकता है शंकर जी ऐसा चीज बनाने में? बहुत तरह में पता नहीं सर, इवन करोड़ तो इनफैक्ट इको पार्क में देखिए आप 7 वंडर्स खड़े। पता नहीं क्या मतलब है। मतलब ठीक है, बाद में हो सकता है, ये तो लग्जरी हो गया जो अभी दे रहा है, ये तो लग्जरी हो गया। देखो 7 वंडर्स देखो, अरे भाई 7 वंडर्स ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन अब बेसिक फैसिलिटीज, नौकरी नहीं है लोगों के पास। एक स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक एसएससी जो जॉब का जगह था वो नहीं दे पा रहा है, कुछ भी प्रॉपर वे में नहीं है लोगों के पास। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई दूसरा सरकार आ जाएगा तो कर देगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार में आए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, व्हाटएवर, मेरा कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ना, वही तो नहीं है। एक्चुअली इतना सारा बात करता नहीं है, सस्टेनेबल देख के मुझे लगा सीरियसली हमारे कंट्री में कब ऐसा होगा, और कब हमारा कंट्री का लोग, स्पेशली द पॉपुलेशन, इवन आजकल के एजुकेटेड यूथ को भी समझाना मुश्किल हो जाते हैं, इनको भी समझाना सीरियसली। इनको लगता है कि सब ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर आप लोग गुस्सा तो नहीं हो रहे ना, प्रीतम ऋषभ, आप लोग, प्रीति सर, आप यूथ के बारे में, सर हम भी यूथ ही है, हम थोड़ी ना बूढ़ा हो गए।
नास सभी कोई यूथ वो है। तो ठीक ही सही बोल रहा है ना, मतलब मैं बेसिकली अपना मन का बात बोला। नहीं, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना, बहुत लोगों को लगता है कि भाई तुम ना एंटी बंगाल हो। ऐसे मेरा जन्मभूमि है, मैं खुद बंगाली हूँ, मैं क्या एंटी बंगाल हो जाऊंगा? अपने घर में मैं झगड़ा करता रहता हूँ हमेशा, समझा नहीं पाता कि ऐसा बात नहीं है। मतलब सबसे पहले ना, किसी भी स्टेट हो या किसी भी इंसान हो, सबसे पहले ना अपनी गलती को ना समझना पड़ेगा कि हमारा हम कहाँ गलत है। आज वेस्ट बंगाल इंडिया का, आप पर कैपिटा इनकम का कभी हिसाब देखे हैं? वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट में से एक आता है सर, सबसे पिछड़ा हुआ, लास्ट लास्ट 5-7 में आता है, लास्ट पर 5 to कैपिटा 7। कितना है? 1.52, 1 लाख, 1,52,000। 1 लाख एनुअल, एनुअल 1 लाख है वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा वही इनकम। गुजरात इज 2.5 लाख। वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता का जीडीपी इतना हाईफाई है, वेस्ट बंगाल का मिट्टी इतना फर्टाइल है कि पूरा भारत में ऐसा फर्टाइल लैंड नहीं मिलता। सीरियसली, पूरा भारत में इतना फर्टाइल लैंड नहीं मिलता जितना फर्टाइल लैंड हमारे यहाँ पर है। लेकिन इतना फर्टाइल लैंड लेके भी, हाँ ठीक है मान रहा हूँ कि कुछ बांग्लादेश लेके गया, लेकिन फिर भी हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते, घुसपैठ मेंटेन नहीं कर पाते, कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाते। आप देखिए ये पर कैपिटा इनकम का डेटा है, और ये तो न्यूट्रल डेटा है, यहाँ पर तो कोई किसी के साथ झगड़ा करके डेटा नहीं देगा। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स का है और एनसाइक्लोपीडिया का डेटा है, इसमें तो कोई इधर उधर नहीं कर सकता ना। देखिए गोवा, ठीक है गोवा छोटा स्टेट है, फिर भी अपने आप को मेंटेन करना। गोवा समुंदर किनारे है, हमारे पास भी तो बहुत बड़ा समुंदर है, हम आज तक नहीं बना पाए। 4,66,585 बनाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, माइंड सेटअप, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सब कुछ चाहिए, ब्यूटिफिकेशन भी करना है जहाँ ज़रूरत है। गोवा में देखिए 4,66,585, सिक्किम 425,656, दिल्ली, सिर्फ दिल्ली 376,143, चंडीगढ़ का ये रिसेंट डेटा नहीं पता, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,811 US डॉलर। हरियाणा 5 नंबर में है। कर्नाटका, ये भी तो बड़ा स्टेट में आता है, कर्नाटका, तेलंगाना 225, 223, केरला 2,21,000, पौंडीचेरी 2,20,000, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, गुजरात 2,16,000, मिजोरम 2,04,000, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर भी देखिए 2,02,000, एवरेज में इतना है। एवरेज में तो बहुत कम होता है एक्चुअली, एवरेज में इतना हालत है। हिमाचल प्रदेश 1,90,000, आंध्रा 1,68,000, अरुणाचल 1,64,000, पंजाब 1,61,000, इंडिया का एवरेज है 1,26,000। बंगाल अभी तक नहीं दिख रहा है। मतलब क्या बंगाली प्राइड है, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। आज ही एक जन से बात हो रहा था, वो सीपीएम बोलता ना मेहनती लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। तो मुझे समझ में उसी को यही पूछ रहा था, वो एक्चुअली कॉम मतलब लेफ्टिस्ट है, तो मैं बोल रहा कि कहाँ गया बंगाल का मेहनती लोग 33 साल में। तो उनको जवाब उनको पिछले कई सालों से, मतलब 35-40 सालों से आजादी ही चाहिए। लड़के लेंगे आजादी। मतलब बोलते हैं ना मेहनती लोग, अब मेहनती इतना 34 साल से मेहनती लोग कहाँ चला गया? इतना मेहनती लोग, मेहनती मानुषेर दाबीते हैं कुछ ना করবো না, है कास्ते हाथुड़ी यही করবে সেই है। अब देखिए कास्ते हाथुड़ी करते करते 23 नंबर में जाके लटके 1,15,000। इवन राजस्थान, त्रिपुरा, नागालैंड इज बेटर देन अस। राजस्थान, त्रिपुरा, नागालैंड इज बेटर देन अस, जस्ट इमेजिन। त्रिपुरा डेवलप कर रहा है हमारे आंखों के सामने, कुछ भी नहीं है स्टेट में सच, और कनेक्टिविटी भी नहीं है उसका, मतलब पूरा इंडिया लैंड से पूरा अलग है। नागालैंड का भी सेम है। ओडिशा धीरे धीरे ये क्रॉस कर जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ अगर ऐसा ही चलते जाए तो। छत्तीसगढ़, ये तो माओइस्ट है पूरा, छत्तीसगढ़ का 14 डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट पर, रिसेंटली बहुत बड़ा घटना घटा है, 14 डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट पर, मतलब जिधर जाओ फिर सिर्फ लैंडमाइन लगा हुआ है, जिधर जाओ। जम्मू कश्मीर का इशू सबको पता है, कंपेयर किसके साथ करेंगे जस्ट आप देखिए, मतलब छत्तीसगढ़ के साथ कंपेयर करेंगे, जम्मू कश्मीर के साथ, मध्य प्रदेश जहाँ पर पानी नहीं है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मतलब ड्रॉट प्रोन स्टेट है हमारा, मेघालय जिसमें साल भर पानी रहता है, मतलब साल भर बारिश होता रहता है, आसाम का प्रॉब्लम सबको पता है, मणिपुर इसका भी एक प्रॉब्लम है, इश्यूज है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एंड सबसे लास्ट में है बिहार। ये है हमारा कंपैरिजन करने का जगह। कुछ भी बोलो, बिहार और यूपी का कंपैरिजन खींचते हैं हम लोग। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ?
मतलब बंगाल को कभी भी कंपेयर करने बोलो, जस्ट कंपेयर विद बिहार एंड यूपी, और कोई है नहीं। कभी कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना किसी के साथ कंपेयर नहीं करेगा अपने आप को। समझ में नहीं आता, मतलब हम लोग कहाँ है, कहाँ एंटी बिजनेस माइंड बना के बैठे हुए हैं वेस्ट बंगाल। बिजनेस नहीं होना देंगे, और कोई बिजनेस करेगा तो फिर जरूर कुछ सेटिंग है। अरे भाई कोई कर रहा है तो फिर करने दो ना, आप भी सेटिंग करो, आप भी बिजनेस करो। नहीं, अरे और फिर सबको नौकरी चाहिए, हमारे चाकरी चाहिए। चाकरीटा कहाँ से होगा, बिजनेस नहीं होगा तो? चाहे सरकार करे या प्राइवेट करे, सरकारी लेवल में तो लोगों का दिमाग ही नहीं है बिजनेस करने का प्रॉपर वे में। वो धीरे धीरे जितना था वो भी चला जा रहा है। मतलब बेसिकली जब भी ये डेटा देखता हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। खराब करके कोई फायदा भी नहीं है। आज ये लेफ्ट का एक ये देख रहा था वो ভোট के लिए बता रहा है कि চাকরি নেই, আমাদের সব প্রাইভেট কোম্পানি করে দিচ্ছে, তাহলে আমরা চাকরি কোথা থেকে পাবো? আরে ভগবান, সরকারের তো চাকরি কোনোদিনই দিতে পারে না কোনোদিন। ভারতের এই এত জনসংখ্যাকে সরকারি লেভেলে চাকরি কি দেবে, আমি তো আজ পর্যন্ত আমার মাথায় ঢুকলো না। সরকারের ওই গোটা কয়েক পোস্ট, তাহলে ভারতকে চীন হতে হবে। তখন আবার অন্য, তখন বলবে আমাদেরকে বলার অধিকার দিচ্ছে না। कॉन्स्टिट्यूशंस में बोला हुआ है ना कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो चाइना में तो बोलने का, कहने का कुछ भी अधिकार नहीं है। इवन जैक मा বিজনেস যত বেশি বাড়বে তত তো মানে সিট বাড়বে, চাকরিও बाढ़বে। हाँ, लेकिन ये बिजनेस उसको बढ़ाने के लिए ही तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात चल रहा है कि भाई जो मर रहा है उसको कम से कम मरने ना दो, कम से कम जिंदा रहने दो, बिजनेस करने दो। अब सरकारी लेवल में लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज नहीं है, क्योंकि बिजनेस इस तरह से नहीं होता। बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंड होना चाहिए, आपको रिस्क टेकिंग पावर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, तब ना बिजनेस होगा। अब सरकारी लेवल में लोगों को तो फिर फिक्स्ड सैलरी है ना, उनको मतलब सबको ही खराब नहीं है, नॉट ऑल दी पर्सन्स, बट जो मेन दिमाग लगाएगा वही, वहां पर तो दिमाग लगाने वाला कोई नहीं है। वेस्ट बंगाल का इशू है बेसिकली, आज की डेट में भी 79% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। हाँ, मतलब वेस्ट बंगाल में अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है। अब अर्बनाइजेशन इसलिए नहीं हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुछ नहीं हुआ है। अगर आप अभी महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र में देखेंगे आप, किसी भी अगर शहर में एंटर करेंगे तो वहाँ पे एक MIDC मिलेगा आपको, जी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी। हाँ, तो यहाँ पर तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, किसी भी शहर में कोई है नहीं, तो अर्बनाइजेशन हुआ नहीं है यहाँ पे। तो उस वजह से टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, और एक तो अब इंडस्ट्री आएगा भी नहीं कंपनी, क्योंकि एक्चुअली लेफ्ट আর के যারা टाइम যারা पे, এসেছিল তাদেরকে তো ভাগিয়ে দিয়েছে। हाँ एक्चुअली अब रिसेंट ट्रेंड में तुम এই लोगों से, तुम সেদিনকে लोगों से, ডক্টর বিবেক বিন্দার এটা শুনলাম, আদিত্য বিড়লাকে নাকি খুবই বাজেভাবে অপমানজনক हाँ করে ফেলেছে। ये बहुत पुराना स्टोरी है बाबू। आदित्य बिरला के साथ बहुत खतरनाक काम हुआ था ये। आज का तुमने तुम लोग वो शायद आज डॉक्टर का, बिंद्रा ने बोला है अपने एक प्रेजेंटेशन पे कि उसको, आदित्य बिरला को सड़क से गाड़ी से नीचे उतार करके मारा गया था, कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे, ही हैड टू वॉक डाउन टू हिज ऑफिस। लेकिन कहीं नेट पे ऐसा नहीं है, नहीं कहीं एक्चुअली गूगल में ऐसा नहीं। ये डेटा रिलीज नहीं किया गया था कभी भी, बट राइटर्स ये, बिल्डिंग के पास की कहानी बताते हैं, बट बिरला बिल्डिंग के पास। ये पुराना एक बात है। मैं इससे पहले भी सुना था ये कहानी, ये डॉक्टर बिंद्रा आप लोग बोल रहे हैं, मैं सुना नहीं, बट ये कहानी के बारे में मैं पहले भी सुना था कि बिरला का तो मेन बिजनेस तो फैमिली तो कोलकाता से ही है, बट धीरे धीरे वो सारा का सारा बिजनेस, नॉट ओनली बिरला, आईटीसी भी तो कोलकाता में बना है। अब देखिए ना, बिरला, आईटीसी, ये सब तो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, लेकिन सारा का सारा कंपनी कोलकाता छोड़ के क्यों चला गया? ऐसा थोड़ी ना कि कोलकाता में बिजनेस नहीं बन सकता था। मेन बात है ना कि यहाँ पर एक सिंपल, आज के डेट में भी ना, अगर कोई आप कोई भी पाड़ा में एक दुकान ओपन करता है ना, तो पूरा का पाड़ा का जो भी मतलब बेकार लड़का लोग जो है, अब भाई क्या कर रहा है, पैसा दो पहले। मतलब ये हफ्ता कलेक्शन का ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है, और हफ्ता इसलिए क्योंकि लोगों को काम नहीं है, लोग बिजनेस के बारे में सोच नहीं पाता। तो ये हफ्ता कलेक्शन का ट्रेंड तो एक्चुअली सीपीएम के टाइम पे चालू हो गया था, वो लोग तो पूरा एकदम दिखा दिया था। 1960 तक वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला स्टेट था पूरा भारत में। वो स्टेट जो 1960 तक लीड किया है, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया, पता नहीं। इवन अमिताभ बच्चन भी अपना पहला नौकरी के लिए यहीं पर आया था, सोचिए, आकाशवाणी में काम करने के लिए आया था। हाँ, मतलब क्या ट्रेंड था, वही मैं बोल रहा हूँ, क्या ट्रेंड था कि जॉब ढूंढना है तो कलकत्ता चलो,
तो फिर पूरा समझ आ रहा है कि लेफ्ट ने खत्म किया और जितना बचा कुचा था वो दीदी खत्म करके जा रहे दीदी हैं, खत्म कर दी। जा रहे हैं। अब पता नहीं आगे जो आएगा वो क्या करेगा, क्योंकि कल्चर बदलना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीजेपी आने से खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये जो अंदर में जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में तब से बात कर रहे हैं, इंटरनल कल्चर को कैसे बदल दे। जो लोग टीएमसी करता था वही लोग बीजेपी करने आ रहा है। अब ठीक है, अगर ऊपर वाला कंट्रोल ठीक हो जाए तो समय लगेगा, फिर भी कम से कम 20 साल, कम से कम। मुझे तो ऐसा लगता है अपने लाइफ टाइम में क्या देखने को मिलेगा पता नहीं। ओके चलिए खत्म कर रही है इसको। मेथड 1, G इक्वल्स टू बी इंटू आर, ग्रोथ इक्वल्स टू बी इंटू आर। मैं इसको बाद में बताता हूँ। फिर बी इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो, that is 1 माइनस पे आउट रेशियो। लिख लीजिए, बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा। 1 माइनस पे आउट रेशियो, आर इक्वल्स टू ROE, return on equity. Okay, this is not RE. Okay, record rate of return नहीं, return on equity, समझाऊंगा बाद में। और एक मेथड है, मेथड 2। सर आगे पेज टेक टू देखें। ओके देखें ऐसे। हाँ सर। Method 2, G can be taken as the compounded average compounded average growth, average compounded average नहीं, average growth rate, compounded average growth rate, that is CAGR। ये हम लोग स्टॉक मार्केट में भी बहुत यूज़ करते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो एक साल से ज़्यादा का कैलकुलेशंस हो तो हम लोगों को CAGR चेक करना चाहिए। एक साल के नीचे का कैलकुलेशन रिटर्न कैलकुलेट करना तो एब्सोल्यूट रिटर्न से काम हो जाता है। ठीक है, CAGR मैं बाद में बताता हूँ। CAGR ऑफ पार्ट DPS, CAGR ऑफ पार्ट DPS, dividend per share। Thus, if dividend per share, DPS मतलब dividend per share, if dividend per share for the year just ended for the year just ended is 18, while DPS, dividend per share 5 years ago was 13। तो फिर हिसाब कुछ ऐसा हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू 13 इंटू 1 प्लस जी होल टू द पावर 5। सो इट वुड बी लाइक इस तरह का 13 इंटू 1 प्लस जी। तो g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर g इधर लेके आ जाए ना तो g इक्वल्स टू हो जाएगा 18/13 होल टू द पावर 1/5 माइनस 1। इसको सॉल्व करने से हमें मिल सकता है, आप करके देखिएगा, 6.73%। तो ग्रोथ का कैलकुलेशंस एक्चुअली यहाँ से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इधर का जी को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे ना तो यही आएगा। ठीक है, ये जो भी मैंने लिखाया ना इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मेथड 2 जो है 0.9 नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करता हूँ। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में क्या है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कल क्लास है, कल 7:30 बजे हम लोग क्लास में मिलेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है ক্লিয়ার होगा। তো লাস্টে যে ওই মেথড 1 এর পর যে পেজটা মেথড 1 এর পরে ওই মেথড 2 এর পেজটা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, মেথড 1 এর পরে মেথড 2 আরেকবার দেখাবো? না স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো ওই মেথড 1 এর? আচ্ছা ঠিক আছে।
ঠিক আছে, कुछ কিছু क्वेश्चंस इसके बाद क्या करेंगे ना, कुछ सवाल वगैरह करेंगे, तो ये जो भी लास्ट दिन का जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक या फिनेंशियल डिसीजन टेक्निक। ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ। एक बार बस गो थ्रू कीजिएगा, शंकर जी को स्पेशली बोलेंगे, बाकी प्रीति, प्रीतम, ऋषभ, मौसमी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा कनेक्टेड हो रहे हो फिनांस के साथ। इसके बाद से जो भी चैप्टर चालू होगा धीरे धीरे कनेक्ट हो जाओगे। बस एक चीज़ बोलूँगा, आप लोगों को मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं उसका सारा का सारा रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो है रिसेंटली इसके पहले ही किए हुए हैं, तो एक बार आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट कर लो ताकि कैलकुलेशंस में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बस इतना मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज फिनांस में कैलकुलेशंस करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं 7:30 को। ठीक है Thank you. शंकर जी, Okay. बाय। Good night. স্যার ওকে, কাল নোটসটা 7:30 একটু থেকে শেয়ার করে আমাদেরও দেবেন। আচ্ছা করে দেবো, করে দেবো। হ্যাঁ বল, কি 7:30 বলছিস? থেকে আমাদেরও ক্লাস নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদেরও হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। দুদিন থাকবে, মঙ্গলবার আর বুধবার। इसको बुधवार ही रखेंगे। अच्छा ठीक है, मंगल और बुध। এখন এই ফিনান্সটা দুটোই দুদিন তো? থাকবে, ফিনান্সটা দুদিন থাকবে। ম্যামের ক্লাসও ম্যাম স্টার্ট করে দিচ্ছে বোধহয়, ম্যামও বলে দেবে রুটিনটা দিয়ে দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, যে 6 বাই সেমিস্টার স্যার। আছে। ওকে চলো টাটা। রাখছি স্যার। বাই স্যার। আচ্ছা রাখ। হ্যাঁ মৌসুমীকে নোটসটা শেয়ার করবো তাই তো? ওকে রাখছি স্যার। ओके प्रीतम, ठीक है चल।